बड़ी फेमस कुछ पंक्तियां हैं, जैसे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर, जहां पर आप सभी भावी अधिकारी आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं या तो आपने अपने किसी दोस्त को सिलेक्ट होते हुए देखा है, या तो आपका सपना है, या तो फिर आपके पेरेंट्स का सपना है। उस सपने को पूरा करने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हो, तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत स्वागत करता है एमपीपीएससी उत्कर्ष आप सभी भावी अधिकारियों का। सर बिल्कुल सही बात है मैम, सपने की बात वहां की है तो बचपन से ये पूछा जाता है हर बच्चे से, आपसे भी पूछा गया होगा कि बड़े होके क्या बनोगे, लिखवाया भी गया है हम सभी से। तो बस वही समय आ गया है जब उस सपने को हकीकत में बदलना है, और हकीकत में बदलने के लिए उत्कर्ष परिवार जो सबसे बड़ा परिवार है, आपका अपना परिवार है, अब आप उसके भी भागीदार हो चुके हैं, अब आप उसके पार्ट हो चुके हैं। तो बस आपका तहे दिल से स्वागत है इस ऑनलाइन मंच में। बिल्कुल। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी को एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स पर भी हम आएंगे, लेकिन लास्ट में आएंगे, क्योंकि आज हमें एमपीपीएससी के बारे में हर एक वो जानकारी देनी है जो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिन्हें एमपीपीएससी के बारे में पता है उन्हें भी नहीं पता होगा। और साथ ही साथ जो एमपीपीएससी में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए बच्चे हैं जिन्होंने 12th किया है, या तो सर आजकल तो कई बच्चे 10th पास करके भी उनका सपना होता है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिल्कुल स्वागत करते हैं सर एक बार फिर से सभी बच्चों को, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत करते हैं तो सीढ़ी को गिन लेना या सीढ़ियों का एक अंदाजा लगा लेना जरूरी होता है। तो एमपीपीएससी को कहीं ना कहीं एमपीपीएससी के अंदर आगे चलने के लिए हमें एमपीपीएससी के जो मार्गदर्शक है उनके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर हमें यहाँ पर कौन मार्गदर्शन करने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरा नाम है निधि सिंह परिहार, और मैंने यहाँ पर कर रखी है बीएससी पीसीएम से, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। और अगर एमपीपीएससी की बात की जाए तो मैंने 2018 का मेंस दिया है, 2019 का मेंस दिया है, 21 का मेंस दिया है और 2022 का लगातार मैंने यहाँ पर मेंस दिया है। लेकिन मैं लगातार 7 वर्षों से एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स को यहाँ पर पढ़ाती चली आ रही हूँ, और स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है वो है एमपीजीके का। तो आपकी जो जर्नी होगी, चाहे आप ऐप के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट करो या फिर आप वाईटी के माध्यम से कंप्लीट करो, ऑफलाइन पढ़ो या ऑनलाइन पढ़ो, आपकी इस जर्नी में एमपीजीके के लिए एक किरदार मेरा भी रहेगा आपके सिलेक्शन में, जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं जो हिस्सा है वो मेरा भी रहेगा आपके जीवन में। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़े फेमस चेहरे की। तो सर मैं आपको बुलाना चाहूंगी। जी थैंक यू मैम। और मेरा नाम वैसे तो आप जानते हैं, और नहीं जानते तो भी मैं एक बार आपको मैं अवगत करा देता हूं। मेरा पूरा नाम सौरभ राजशेखर कुशवाहा है। आप सभी बच्चे और भावी अधिकारी मुझे एसआर के सर कहते हैं। यदि मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो मैंने बीबीए किया हुआ है, एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, एमए मैं ज्योग्राफी से हूं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूं। यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मेरा यूपीएससी में भी यही ज्योग्राफी रहा है। ज्योग्राफी में मैंने 2014 में यही इंटरव्यू भी मैंने यूपीएससी का दिया हुआ है विजय मित्तल सर के बोर्ड में, और पीएचडी भी मेरी निरंतर जारी है। और यही चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपके मेंटर कौन होने वाले हैं मैम। चूंकि कोई भी गाड़ी हो, आप किसी भी गाड़ी पर सवार हो, आप किसी भी जगह जा रहे हो, आपके गाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये गाइड्स जो हैं, उत्कर्ष परिवार में जितने भी आपको गाइड्स मिलेंगे ये सभी सबसे विश्वसनीय मिलने वाले हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात करें या फिर हम हिंदी मीडियम की बात करें। तो जितने भी लोग आ चुके हैं सभी का स्वागत है। जहां भी आपको लगे आप अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का आज उत्तर देंगे। आपके अंदर जो भी शंका है, कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट कर सकते हैं। हम एक एक करके उन सभी चीजों पर आगे लेकर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं मैम को आगे का मंच देता हूं कि मैम आगे आपको बहुत सारी डिटेल एक के बाद एक बताएंगे, फिर हम एक के बाद एक और भी बहुत सारी चीजें आपसे साझा करेंगे। कमेंट जरूर करते रहिएगा।
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी लोग रेडी होंगे एमपीपीएससी के बारे में A to Z जानकारी प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम, जरूरी नहीं है कि आप एमपीपीएससी की तैयारी, हो सकता है कि आप एमपीपीएससी के बारे में जानने के लिए आए हो। तो एमपीपीएससी के बारे में जानना है तो हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आखिरकार हमें एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने पिक किए हैं जो कि स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं और स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा डाउट होता है, एज लिमिट क्या होगी, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले ये कि एमपीपीएससी है क्या, हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी है क्या, साथ ही साथ एमपीपीएससी कैसे काम करता है। एमपीपीएससी एक आयोग है, कमीशन है, आखिरकार ये कैसे काम करता है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पद होते हैं, हम इस पर भी आएंगे। इसके साथ साथ इसमें चयनित होने की प्रक्रिया क्या होती है, अगर आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, इस पर भी हम आएंगे। क्या आप इसके लिए योग्य हैं, क्या आप एमपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, यदि दे सकते हैं तो कब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे अगर आप इसमें योग्य हैं तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, आपको क्या क्या योग्यताएं यहाँ पर चाहिए होंगी इस एग्जाम में बैठने के लिए, और साथ ही साथ आपके एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इस मुद्दे को भी हम यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एज लिमिट क्या होती है ना, मैम क्या बीए वाले दे सकते हैं, क्योंकि सर जनरली हमने देखा है कि जब भी हम क्लासेस लेकर के आते हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या बीए या बीएससी जैसे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं क्या वो एग्जाम दे सकते हैं, क्या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। तो सर बस एक बार बच्चों को ये बता दीजिए। मैम सभी बिल्कुल एक तरफ से हम सभी चीजों के चलेंगे, जितने भी ग्रेजुएट आप होना चाहिए, आपने 12वीं पास की और किसी भी आप ग्रेजुएशन आपने किया हो, 3 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, बस आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर आप अंतिम वर्ष में हो तो आप ये बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ मैम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने की बात भी करते हैं कि आखिरकार क्या चीजें हैं जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है, तो जिसके बारे में हमें जानकारी देनी है कि आखिरकार एमपीपीएससी है क्या और क्या ये महत्वपूर्ण होता है। इसी से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जो मेन क्वेश्चन था उसका जवाब तो सर ने दे ही दिया, हमें लगा कहीं क्वेश्चन छूट ना जाए और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि एमपीपीएससी है क्या और आखिर वो कौन लोग हैं जो लोक सेवक कहलाते हैं, आखिर ये सिविल सर्वेंट क्या होते हैं। तो सर सिविल सर्वेंट की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से पद होते हैं, ये बच्चों के मन में कि एमपीपीएससी कौन कौन से एग्जाम लेता है, और बहुत सारे एग्जाम होता है मैम, फॉरेस्ट सर्विसेज क्या होती है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्या होता है, ये सारे डाउट्स बच्चों के मन में रहते हैं। और क्या डिफरेंस होता है ये भी बच्चों को आज पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी मानी जाती है, सर कौन सी पोस्ट को हम भर सकते हैं, किस पोस्ट में क्या होता है, इनकी भी आज जानकारी आपके साथ बिल्कुल होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगी कि जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी कई तरह के एग्जाम्स लेता है। जैसे आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। अगर आप डीसी पोस्ट चाहते हो, अगर आप डीएसपी चाहते हो, अगर आप यहां पर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर जैसी पोस्ट चाहते हो, महिला बाल विकास अधिकारी बनना चाहते हो, बीडीओ बनना चाहते हो, या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन बनना चाहते हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बनना चाहते हो, या फिर लेबर ऑफिसर बनना चाहते हो, और ऐसे तमाम जो पोस्ट है, चाहे वो सीएमओ की बात करें, चाहे नायब तहसीलदार की बात करें, चाहे हम यहाँ पर सीएमओ की बात करें, तो बहुत सारी पोस्ट जो होती हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंतर्गत होती हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के अलावा भी जो एमपीपीएससी होता है वो आपका एक और एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसे हम फॉरेस्ट सर्विसेज कहते हैं। जैसे आप लोग रेंजर का नाम सुनते हो ना, रेंजर जैसी जो पोस्ट होती है वो फॉरेस्ट सर्विसेज के अंतर्गत उसका एग्जाम दिया जाता है। इसके साथ ही साथ जैसे एई होता है, असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम सिर्फ ऐसे बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी हो, और ये एग्जाम भी एमपीपीएससी लेता है। फिलहाल इस सेशन में हम और आपके जो फेवरेट सर हैं, हम डिस्कशन करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के ऊपर। जो बच्चे डीसी डीएसपी जैसे एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिविल सर्विसेज पर हम फिलहाल बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को लगेगा तो ऐसे सेमिनार, ऐसे वेबिनार होते रहेंगे, आप बताइएगा। अगर आपको वन से जो सेवा है उसकी जानकारी चाहिए या अभियांत्रिकी सेवा की जानकारी चाहिए, वो भी हम आपको यहाँ पर मुहैया कराएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि योग्यता क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए।
तो अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कोई भी नागरिक जो कि भारत का हो, ये तो पहली प्रायोरिटी होती है कि कोई भी नागरिक जो भारत का हो वो इस एग्जाम में बैठ सकता है, लेकिन इसके लिए एक एज लिमिट है 21 ईयर्स। अगर आपने 21 वर्ष पूर्ण किया है तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम एज क्या है इस पर भी हम आएंगे, लेकिन जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 ईयर्स। साथ ही साथ याद रखिएगा जो अभी क्वेश्चन था ये तो क्लियर हो गया होगा ना, आपने ग्रेजुएशन में चाहे बीएससी कर रखी हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो या इंजीनियरिंग कर रखी हो, ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएट होना जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है कि जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री जो है प्राप्त करी हो, ऐसे विद्यार्थी जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक और बात, जो बच्चे लास्ट ईयर में होते हैं उनके मन में भी क्वेश्चन होता है कि हमारी तैयारी तो मैम 3 साल की है, यानी 12th की जस्ट बाद से हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्या रनिंग में हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो हाँ जी, जैसा कि सर ने बताया कि आप लास्ट ईयर में भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और एमपीपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हो, उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अब आवेदन करने के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए आप देख सकते हैं। जनरल मेल के लिए 21 से 40 वर्ष होने चाहिए, जनरल फीमेल के लिए 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए, एससी मेल के लिए 21 से 45 वर्ष, एससी फीमेल के लिए 21 से 45 वर्ष। आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एसटी मेल के लिए 21 से 45 वर्ष। इन सभी कैटेगरीज के लिए 21 से 45 वर्ष हो सकती है, होती है यहाँ पर एज लिमिट आप देख सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं मिलान कर लीजिए कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 12th या ग्रेजुएशन वाले बच्चे हों। यहाँ पर हमारे वो सारे तमाम साथी हैं जो कि कहीं ना कहीं अपना सपना पूरा नहीं कर पाए थे और अब आए हैं उत्कर्ष के साथ अपना सपना पूरा करने के लिए। तो आप भी देख लीजिए कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या है, क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो पहली प्रायोरिटी आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और दूसरी प्रायोरिटी है कि एज लिमिट, अगर इस एज लिमिट के आप बाहर हैं तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। 21 से 45 या 40 वर्ष के अंदर है तो आप एग्जाम के लिए यहां पर एलिजिबल माने जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ाई करते हुए भी एग्जाम दिया जा सकता है ना। जैसा कि अभी हमने और सर ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th जिन्होंने पास कर लिया, उसके बाद उनका होता है कि नहीं अब हमें ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। कुछ बच्चे यूपीएससी की ओर रुख करते हैं तो कुछ बच्चे एमपीपीएससी की ओर जाते हैं। तो जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं वो जब रनिंग यानी उनका लास्ट ईयर चल रहा होता है तो क्या वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो हालांकि सर ने भी इसका जवाब बखूबी दे दिया है और आपके सामने ये जवाब है यस, हाँ आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। सर जी मैम, बिल्कुल सही है मैम कि बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो आपको सिविल अधिकारी बनाने की ताकत रखता हो। दिन को दिन ना देखता हो, रात को रात ना देखता हो। कलाम साहब ने भी कहा है मैम कि सपने वो होते हैं जो रात में नहीं दिन में देखे जाते हैं। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात। तो यहीं से लेकर इसकी शुरुआत करते हैं मैम कि एमपीपीएससी, जिसका पूरा नाम है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप इस लोगो को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही वो लोगो है जो आपके जीवन की नैया को पार लगाने वाला है। तो यहीं से लेकर चलते हैं, आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स है आप लेते चलिएगा, हम लास्ट में आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। आज जो आप इस वेबिनार में जुड़े हैं, आपके हर प्रश्न का, हर शंका का हम समाधान करते चलेंगे। तो यहीं से लेकर चलते हैं कि ये जो बैच, ये जो एग्जाम है जो आपको सफल बनाने वाला है वो कितने चरणों में होता है। तो ये एग्जाम 3 चरणों में होता है। आपको 3 चरण आपको देखने हैं। पहला चरण जो दिखाई देता है इसे प्रीलिम्स कहा जाता है, इसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं। पार्ट 1 जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है, और सामान्य पेपर के बाद जो दूसरा पेपर होता है इसे सामान्य अभिरुचि कह सकते हैं। इसे सामान्य रूप में आप सीसेट कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। तो ये 2 पेपर होते हैं और यदि आप इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएं तब ही आप इस मेंस में आप मुख्य परीक्षा में आते हैं। ये वैसा ही है कि दूध तो बन गया है, अब दूध से दही भी बनता है, दूध से छाछ भी बनता है, दूध से मक्खन भी बनता है। अब किसे लेंगे तो आप सोच सकते हैं एमपीपीएससी किसे लेगी, तो वो मक्खन को ही लेगी। तो उस मक्खन को लेने के लिए ये छन्नियां लगी हुई हैं कि वही व्यक्ति, वही अधिकारी हमारे सामने आए जो सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान कर सके,
जो वास्तविक में एक अधिकारी हो। आपने भी तो स्कूल जब आप जाते थे तो आपने भी अपने स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में कुछ लोगों को देखा होगा जो अधिकारी होते थे, बत्ती लगी हुई गाड़ी में आते थे और बस आपको लगता था कि बस मैं भी बड़े होकर यही बनूंगा या यही बनूंगी। तो बस वही है ये लोक सेवा आयोग, यही है वो एमपीपीएससी जिसके लिए आपने बचपन से सपना देखा है। तो उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पहला जो स्टेज है इसे प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। इस 2 पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप आते हैं सेकंड स्टेज में, और इस सेकंड स्टेज को कहा जाता है मुख्य परीक्षा मेंस। इसमें लिखने का, आपके राइटिंग के कौशल का जांच की जाती है कि आखिर आप क्या दूसरों से ज्यादा अच्छा लिखते हैं, क्या आप क्रिएटिव हैं, क्या आप डायमेंशनल हैं। हर सब्जेक्ट यहां पर आपको टोटल 6 पेपर होते हैं और इन 6 पेपर में आपको निबंध भी लिखना है, आपको एथिक्स नीति शास्त्र की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, आपको राज्य व्यवस्था पॉलिटी की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको जियोग्राफी भूगोल ब्रह्मांड दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस राज्य में आप रहते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं, मध्य प्रदेश, इसके कोने कोने की जानकारी होनी चाहिए। और इस कोने कोने की जानकारी के लिए पूरा उत्कर्ष परिवार और यहाँ के बेस्ट टीचर आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हर पेपर यहाँ पर शानदार जानदार आपके लिए होने वाला है। बट अभी यहाँ पर यदि मैं बोलूं तो प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू तो आप जानते ही हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती है, और साक्षात्कार इसे हिंदी में कहा जाता है। ये जो साक्षात्कार है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, इसमें किसी आपकी ज्ञान का टेस्ट नहीं है। ज्ञान के टेस्ट तो यहां आपके हो चुके हैं। और वास्तविकता में जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, यहां के जो पैनलिस्ट होते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने भी वहां बैठे हुए प्रमुख लोग होते हैं, वो आपको चेक कर लेते हैं अपनी पैनी निगाहों से कि हां आप डिप्टी कलेक्टर बनने के योग्य हैं, कि आप टीएसपी बनने के योग्य हैं, या आप नायब तहसीलदार बनने के योग्य हैं, या आप अभी उस योग्य नहीं हैं। इसीलिए पहले दिन से जो आप हैं, जैसे भी आप हैं, आप वैसे ही रहिए, उसी अनुसार तैयारी कीजिए। और इंटरव्यू की कोई अतिरिक्त तैयारी, उसकी अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। जो आप हैं, वास्तविकता में जो है, बस वही बने रहिए और देखिएगा कि यही इंटरव्यू आपको ज्यादा नंबर दिलाता है, सफल बनाता है। अब मैम फिर से आपकी बारी आ गई है और बच्चों को जरूर बताइए कि आखिरकार प्रीलिम्स जो होता है, जो पहली कदम है, पहला स्टेज है, ये प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, कितने भागों में, कितने पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि एग्जाम का कहीं ना कहीं पैटर्न क्या होता है, यानी 3 चरण होते हैं आपके इस एग्जाम में। जो पहला चरण होता है इस एग्जाम का, जो पहली सीढ़ी होती है इस एग्जाम की, वो होती है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को अगर आपने पास कर लिया तो ही आप जाओगे मेंस के लिए, मेंस पास कर लिया तो ही आप जाओगे इंटरव्यू के लिए। इन केस अगर इंटरव्यू में भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाते मेंस और इंटरव्यू में, तो आपको वापस से प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा। यानी प्रीलिम्स का अपने आप में अच्छा खासा रोल है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, एकदम बहुत ज्यादा बारीकियों पर तो चर्चा नहीं करेंगे, आप कहेंगे तो जरूर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिरकार प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किन विषयों से आते हैं, साथ ही साथ कैसे क्वेश्चंस होते हैं। क्या आपको ऑप्शंस में एक ऑप्शन चूज करना होता है या आपको उत्तर लेखन करना होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो ये एग्जाम होता है, इस एग्जाम के अंदर अगर बात की जाए तो आपका ये जो एग्जाम होगा ये एमसीक्यूज फॉर्म में होता है। आपका जो ये एग्जाम होता है ये एमसीक्यूज फॉर्म में होता है। ओके, आपका जो ये एग्जाम होता है ये एमसीक्यूज फॉर्म में होता है, यानी कि पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में एक क्वेश्चन और उसके बाद में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शंस में से एक आपको चूज करना होगा। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल 10 यूनिट के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये जो 10 यूनिट्स है वो किन किन विषयों से संबंधित होती है यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो जो पेपर देखिए, 2 पेपर होंगे प्रीलिम्स में, 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो जीएस
किसका होता है? सामान्य अध्ययन का होता है। जीएस के पेपर के अंदर जो पहली यूनिट होगी, टोटल 10 यूनिट हैं, जो पहली यूनिट होगी इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दूसरी यूनिट होगी यहां पर आपसे मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और कल्चर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो तीसरी यूनिट होगी यहां पर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा खासा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी फिलहाल सिलेबस में नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित यहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 4 में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हो गई, मध्य प्रदेश की भी ज्योग्राफी हो गई। यूनिट नंबर 5 में इंडिया की पॉलिटी भी आपको पढ़नी होती है, मध्य प्रदेश की भी पॉलिटी आपको पढ़नी होती है। फिर जब आएंगे यूनिट नंबर 6 में तो ये इकोनॉमी का पेपर होता है, जिसमें एमपी की भी इकोनॉमी प्लस इंडिया की भी इकोनॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 7 में साइंस भी आता है, ईवीएस यानी एनवायरमेंट भी आता है और हेल्थ का भी कुछ पार्ट यहाँ पर पूछा जाता है। यूनिट नंबर 8 में जब आएंगे तो यहाँ पर आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पेशली एमपी का करंट भी आता है, नेशनल करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 9 की जब बात करेंगे तो आईसीटी के अलावा यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित, रोबोटिक्स से संबंधित, एआई से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। यूनिट नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पर यूनिट नंबर 10 में, क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब्स निवास करती हैं, सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं, इस वजह से आपके प्रीलिम्स एग्जाम का जो पहला पेपर होता है उसमें 10 क्वेश्चंस अकेले ट्राइब से पूछे जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और इन 10 यूनिट से एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप सिविल सर्विसेज का एमपीपीएससी में भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हो तो यही पेपर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, यही पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे यहां पर आपको पढ़ना किस तरीके से है, किस प्रकार से अपनी स्टडी करनी है। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। कहीं ना कहीं अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस अच्छा कर लिया तो इंटरव्यू, जैसा कि सर ने बताया, अपने आप अच्छा चला जाता है, क्योंकि वो पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आने हैं और देखना है कि आखिर कितनी गहराई तक क्वेश्चंस पूछे गए, हमें आखिरकार कितनी गहराई तक जाकर के पढ़ना है। इस तरह से आपको अपने प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात जरूर है कि ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, इसीलिए लेवल तो हो गई, इसीलिए 3 चरणों में होती है। लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि यहां पर 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें मैं वेरी इजी की कैटेगरी में रखती हूँ, जो कि लगभग जो बच्चा थोड़ा भी पढ़ता है, थोड़ी भी तैयारी करता है, हर एक बच्चे से ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखती हूँ, यानी इजी टू हार्ड के मैं यहाँ पर कैटेगरी में रखती हूँ, है ना। यानी कि जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हीं से बनते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत मतलब अच्छे से तैयारी सीरियस होकर के की हो, तभी ऐसे क्वेश्चंस आप हल कर पाओगे। और कुछ क्वेश्चन मैं कहती हूँ 10% क्वेश्चंस वेरी हार्ड होते हैं, 10% भी नहीं कहेंगे, 7 to 8% जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं वेरी हार्ड की कैटेगरी में रखती हूँ प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। अब वेरी हार्ड क्वेश्चंस देख करके, कठिन प्रश्नों को देख करके हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि कैसे तैयारी होगी, इतने कठिन सवाल आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेक्शन के लिए ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते ही नहीं है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सिर्फ उसे क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए वेरी इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए और मॉडरेट क्वेश्चन तो आपके ही हैं, क्योंकि तैयारी तो आप ही कर रहे हो। यूनिट जितनी 10 यूनिट मैंने आपको बताई, 10 यूनिट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना, तो ये 2 क्वेश्चन अगर आपने अपने कब्जे में कर लिए तो आपका यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। बाकी जब आप तैयारी में उतरोगे, जब आप तैयारी के लिए आगे बढ़ोगे और जब आप
हर एक टॉपिक पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करोगे और देखोगे कि प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितनी डेप्थ में जाकर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको अंदाजा अपने आप लगता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा काम आता है हमारे इस एग्जाम में। अगर आपको कुछ पूछना है तो जो जिन्हें एक्सपीरियंस है उनसे पूछो, जिन्होंने कई बार एग्जाम दिया है उनसे पूछो। एक्सपीरियंस इसी तरह से आता है। आप भी एक दिन उसी कैटेगरी में खड़े होगे जब कोई आपको बोलेगा कि जाओ दीदी से या भैया से जाकर के ये क्वेश्चन पूछ कर आओ, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ सिलेक्शन भी आपको यहां पर लेना है। चलो अब बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कैसे होते हैं, नंबरिंग क्या कैसे होती है, कट ऑफ कितना जाता है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है जो कि सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में मेन रोल प्ले करता है। जो दूसरा पेपर होता है वो सी सेट का होता है। सी सेट के पेपर का जो सिलेबस होगा वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस मैथ से भी रहते हैं, थोड़े क्वेश्चंस रीजनिंग से भी रहते हैं, पारस्परिक कौशल समझ इनसे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। 2 घंटे दिए जाते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो सेकंड पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होगा। यानी 100 क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे, 100 में से मात्र आपको मिनिमम 40 क्वेश्चंस करने होंगे, तो ही आपकी फर्स्ट वाली जो जीएस वाली कॉपी ओएमआर है वो चेक की जाएगी। अदरवाइज आप फेल माने जाओगे। कुछ बच्चे जिनका सी सेट अच्छा नहीं होता, जीएस में तो अच्छा स्कोर कर लिया, 90 क्वेश्चंस उन्होंने हल कर लिए, लेकिन सी सेट में वो रह जाते हैं, तो वो फेल ही माने जाएंगे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। आपको 40 प्लस का टारगेट यहां बनाना है तो ही आप इस एग्जाम में पास हो पाओगे। और जो आपका पहला पेपर है जीएस वाला, इसमें तो आपको अच्छा खासा स्कोर करना ही है। तो इस तरह से आपका जो सेकंड पेपर होता है ना, वो रहा आपके सामने। इसी प्रकार देखा जाए तो एक प्रश्न 2 अंकों का होता है। साथ ही साथ बहुत अच्छी बात है एमपीपीएससी में, या खराब कहें कि एमपीपीएससी में फिलहाल तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को छोड़ने की बजाय अगर तुक्का भी मारोगे तब भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर एमपीपीएससी की तैयारी थोड़ा सीरियस होकर के की जाए तो एमपीपीएससी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। और ना केवल क्रैक किया जा सकता है बल्कि अच्छी खासी पोस्ट जैसे डीसी डीएसपी जैसी पोस्ट भी हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चंस का वेटेज देखें तो 10 यूनिट आपके सामने है और हर एक यूनिट से एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में साफ तौर पर कहा है कि हर एक यूनिट से हम ऑन एन एवरेज 10-10 क्वेश्चंस पूछेंगे। फिक्स नहीं होता, कभी किसी से 9 भी आ जाते हैं तो कभी किसी से 11 भी आ सकते हैं, लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो 10-10 क्वेश्चंस, याद रखिएगा नंबर नहीं, 10-10 क्वेश्चंस यहाँ पर हर एक यूनिट से पूछे जाते हैं आपके इस एग्जाम में, जो कि आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर हम वेटेज की बात करें, जैसे 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था, 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसमें अगर हम देखें कि कितने क्वेश्चन किस यूनिट से आए हुए हैं तो आप देख सकते हो कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वहां से 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर वाला पार्ट मध्य प्रदेश का है वहां से 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो इंडिया की ज्योग्राफी है वहां से 10 क्वेश्चंस आए हुए। लगभग आप देख रहे हो कि लगभग औसतन 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं इन सभी यूनिट से, है ना। चाहे यूनिट नंबर 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ 11 और यहाँ पर 9 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे सिलेबस के अंदर किस वाले पार्ट का, यानी किस यूनिट का क्या वेटेज होता है। अब यहां पर हम बेटा बात करते हैं कट ऑफ की, कि पिछले वर्षों में कट ऑफ प्रीलिम्स का, क्योंकि फिलहाल हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो पिछले वर्षों में कट ऑफ कितना गया है। तो क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 2024 में अपडेट हुआ है ना, यही जनवरी 2024 में आपका सिलेबस चेंज हुआ है। और सिलेबस चेंज होने के बाद अभी फिलहाल एक बार ही प्रीलिम्स का पेपर हुआ है। 16 फरवरी को दूसरी बार पेपर होने वाला है 2025 का। जो प्रीलिम्स का पेपर 2024 में हुआ था, जून 2024 में हुआ था, अगर उसके हम कट ऑफ की बात करें तो जनरल मेल का जो कट ऑफ है वो गया है 160। ये नंबर है बेटा, याद रखिएगा, ये नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसी के साथ अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 80 यहाँ पर
80 क्वेश्चन कट ऑफ, यानी जिन्होंने 80 या 80 से ऊपर क्वेश्चंस हल किए हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन प्रीलिम्स एग्जाम में हुआ था। इसके साथ साथ अगर हम फीमेल की बात करें, जनरल फीमेल की बात करें, तो उनका भी सेम कट ऑफ जाता है। अगर एससी की बात करें तो 148 मार्क्स, एससी फीमेल की बात करें तो 148 मार्क्स, एसटी की बात करें तो 140 मार्क्स, एसटी फीमेल की बात करें तो 138, ओबीसी की बात की जाए तो 156 मार्क्स, ओबीसी फीमेल की बात की जाए तो 156, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात की जाए तो 154। इसी तरह से आप अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हो, है ना। यानी कुल मिलाकर के कट ऑफ हाई जाता है। उसके पीछे कई सारे रीजंस है, जैसे अगर बात की जाए कि बच्चों की संख्या कितनी है, और अपने यहाँ नेगेटिव यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसी वजह से कट ऑफ और ज्यादा हाई जाता है। तो आपको कम से कम 85 क्वेश्चंस का टारगेट बनाकर चलना है, तो ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेक्शन होगा और मेंस के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। आगे बढ़ेंगे कि नोटिफिकेशन अगर बात की जाए, जैसे मान लो कि 16 फेब को 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम है ना, उसका नोटिफिकेशन कब आया होगा, तो याद रखिएगा कि नोटिफिकेशन के बाद कम से कम 45 दिन का समय दिया जाता है और उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाता है, और प्रीलिम्स एग्जाम के लगभग 2.5 से 3 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है। यानी कि देखो, आप अभी प्रीलिम्स का सिलेबस देख के घबरा रहे हो, घबराना नहीं है, डटकर सामना करना है। भाई मध्य प्रदेश में ऑफिसर बनने जा रहे हो, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में बैठने जा रहे हो, तो घबराना किस बात का, घबराना है ही नहीं आपको। तो आपको करना क्या है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का सिलेबस इतना वास्ट है, आप देख रहे हो, मेंस का सिलेबस उससे भी ज्यादा वास्ट है, कैसे कंप्लीट करोगे। तो इसलिए जो भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, जिन्हें तैयारी करनी होती है और सिलेक्शन लेना होता है, वो अपने मेंस की प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं, यानी अपना जो फाउंडेशन है, अपनी जो नींव है, वो पहले तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वो प्रीलिम्स में बैठते हैं, उसके बाद प्रीलिम्स पास करके वो मेंस में बैठते हैं। अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हो भी जाएगा तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, और कंपटीशन में आप हिस्सा लेने जा रहे हो, तो आपको उस कंपटीशन का क्योंकि हिस्सा बनना है, तो आपको भी उसी प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आप कर सकते हो अपने, कहीं ना कहीं अपनी, क्योंकि देखो हर किसी के अंदर अपनी क्षमताएं होती है, प्रतिभाएं होती है। अपनी अपनी प्रतिभा को पहचानो, अपनी अपनी क्षमताओं को पहचानो और बाहर निकलो, है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो और बेटा सिलेक्शन लो। तो समझ में आ गया, नोटिफिकेशन के 45 दिन बाद यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद मेंस एग्जाम होगा। अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, ये मुझे नहीं लगता कि सर से अच्छा कोई बता पाएगा। बिल्कुल सही कहा मैम, कि जो युद्ध करने जाते हैं ना, तो जब युद्ध का यलगार हो जाता, उसके बाद युद्ध कला नहीं सीखी जाती। बिल्कुल सर। युद्ध हो सकता है, ये सभी को पता है। इसके लिए 24 घंटे 365 दिन जैसे आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती है, वैसे ही विद्यार्थी जो एक अधिकारी बनने वाला, अर्थात जो आप हैं भावी अधिकारी, और समय के साथ ये भावी शब्द हट जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण होता है। और यही चीज इसे आपके लिए और महत्वपूर्ण बनाती है कि आखिरकार एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या इसे और विशेष बनाता भी है। बिल्कुल सर। तो जिस चीज की आप तैयारी करने वाले हैं, इसे कहा जाता है एमपीपीएससी। तो ये जो एमपीपीएससी है, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल की या किस स्टेज में इसकी तैयारी करने वाले हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 12th किए हैं और सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं। दूसरे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बस ग्रेजुएट हो रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं। या ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद भी लगातार तैयारी करते रहना चाहते हैं, कंटिन्यू काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बीच बीच में समय मिलता है। कुछ ऐसी गृहिणियां होती हैं जो घर में रहती हैं और वो भी काम कर रही होती हैं, वो भी तैयारी करना चाहते हैं, वो भी अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती हैं। कुछ ऐसी माताएं होती हैं, कुछ ऐसे पिता होते हैं जो जिम्मेदारियों के कारण किसी प्राइवेट जॉब को या फिर किसी छोटी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं, पर वो सपना जो बचपन से देखा था, वो बचपन का सपना उन्हें हर दिन याद आता है। तो ये हर तरह की स्टेजें हैं जिन्हें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि आखिरकार जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो बस 12th करके निकले हुए हैं, 12वीं पास की हैं, परंतु जज्बा उतना ही रखते हैं, जुनून उतना ही रखते हैं कि उन्हें बस पास करना है, उन्हें तो केवल सिलेक्शन चाहिए।
और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि अभी आप देखिएगा, जो अभी एमपीपीएससी उत्कर्ष का जो अपने परिवार का यूट्यूब चैनल है, आप इसमें ही जाइए जिसमें आप इसे देखेंगे, तो वहां पर जाकर आप जब देखेंगे ना, तो कई ऐसे विद्यार्थी जो अभी 2022 में सिलेक्ट हुए हैं, वो बताते हैं कि सर मेरा तो ग्रेजुएशन ही हुआ था, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और मैंने सिलेक्शन को प्राप्त कर लिया है। तो आखिरकार ये कैसे हो पाया, आखिरकार कैसे ये कर पाए कि पहली बार में पहला ही बार निशाना लगाया और पहली बार में ही सफलता को प्राप्त किए? तो याद रखिएगा, उन्होंने उसी साल तैयारी नहीं की होगी। सबसे पहले 12th करने के बाद जिम्मेदारियां हमारे साथ चलती हैं। तो 3 साल का जो ये समय है, ग्रेजुएशन में 3 से जो 4 साल का समय होता है, वो सिविल सेवा में आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय क्या करना चाहिए? तो जो शुरुआती समय होता है, जब आप सोच रहे हैं कि बस अब इस ओर आना है, तो सबसे पहले क्या बनाइए? आधार बनाइए, सबसे पहले बेस बनाइए। और बेस कहां से बनता है? एनसीईआरटी से बनता है। जो आप पढ़कर आए हैं, जो आपने 6 से लेकर 12th तक की तैयारी की है, वहां से बनता है। तो सबसे पहले क्या करना है? थॉरली आपको इसको पूरा रेडी कर लेना है, और कर सकते हैं। वैसे आप खुद कर लें तो भी बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो खड़ा है ना आपका ये उत्कर्ष परिवार, हर चीज में आपके साथ देता है। कदम कदम में जब जब आप आगे बढ़ेंगे, तब तब हम आपके साथ रहेंगे। आपको जब तक नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, जहां आपको जाना है, वहां तक जब तक आपको ना पहुंचा दे, जब तक ये आपके सभी जो टीचर्स हैं, जो आपके जितने मोटिवेटर्स हैं, जितने आपके यहाँ जो गाइड्स आपको मिलेगी, जितनी यहाँ पर मैनेजमेंट की टीम मिलेगी, जितने कंटेंट्स में आपको टीम मिलेगी, जो आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हो सकता है कि इनका योगदान अंश मात्र का हो, परंतु ये अंश मात्र के लिए अपना जी जान लगाकर आपके लिए तैयार रहेंगे। ये इसे उत्कर्ष बनाता है। इसके अलावा चूंकि आप 3 साल की अब तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएट हुए नहीं है, अभी तैयारी ही कर रहे हैं, तो इन विद्यार्थियों के लिए क्या करना है? लगातार आपको एनसीईआरटी की बुक लगातार पढ़ते रहनी है। इसके अलावा आप कोचिंग जा सकते हैं। कोचिंग में 3 साल का प्लान होता है और ये सिस्टमैटिक दिखाई देता है। यहां पर मूल रूप से जो पहला साल होता है, जिसमें आपका आधार बनाया जाता है, यहां हम एनसीईआरटी की बुक्स आपको कंप्लीट कराते हैं। हम वहां पर उसके ही आपसे एमसीक्यूज कराते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर लेखन शैली, जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है, इसे हम धीरे धीरे करके आपके अंदर पुट करते जाते हैं। जहां आपकी गलतियां होती, क्या केवल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या आपसे लिखवा बस लेते हैं? तो आंसर है नहीं। आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसे बैच ज्वाइन करना चाहिए। आपको यहां लिखने की कला बस नहीं विकसित करते, लिखने में आखिरकार क्या गलतियां हुई हैं, वो गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी टीम समर्पित होती है, जो आपके कदम कदम पर साथ देती है। इसके अलावा जब आप इसकी पूरी तैयारी 3 साल के दौरान करते हैं, अभी केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो 3 साल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन विद्यार्थियों को एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे उनके पॉइंट्स बनाने चाहिए, उसे अपनी कॉपी में लिखने चाहिए, साथ ही साथ उनको सिनॉप्स भी बनाना चाहिए, और ये सिनॉप्स की कॉपी दूसरी होनी चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो, जब आपका वीकली टेस्ट हो रहा हो, उत्कर्ष में यही होता है कि जब आप वीकली जो चीज आप पढ़ रहे होते हैं 3 साल में, तो आपका एक डे पे टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में एक बार आपको पहले एमसीक्यूज देने, फिर उसका आंसर राइटिंग करनी है, फिर उसका क्वेश्चन टेस्ट होगा, और लगातार ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें इसमें करते रहते हैं। ये किसके लिए? ये 3 साल वाले विद्यार्थियों के लिए ही मैं बात कर रहा हूं, ताकि जो आपका विजन है वो कभी भी किसी भी तरह से भटके ना। आप बस जिस लक्ष्य को लेकर यहां आए थे, उस लक्ष्य को लेकर आप लगातार पढ़ते रहें। क्वेश्चंस को हम आपसे सॉल्व करवाते हैं, आपको अर्थात टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट के अलावा उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करते हैं कि आखिरकार ये जो क्वेश्चन आया है, यदि बाय डिफॉल्ट गलत हो गया, गलती से गलत हो गया, तो आखिरकार गलत क्यों हुआ है? क्या इसके ऑप्शन होने चाहिए थे? क्या इसकी डिटेल होनी चाहिए? ये सभी चीज डिटेल सॉल्व भी कराते हैं, आपको उसका वीडियो डिटेल सॉल्यूशन भी देते हैं। जिस ऐप में आप देख रहे हैं, यही वो ऐप है, याद रखिएगा, जिस ऐप में देख रहे हैं ना, ये वही ऐप है जो आपको सफलता दिलाएगा। इसी ऐप में वो दुनिया की सभी चीजें जो आपको सिलेक्शन के लिए जरूरी है, आपके लिए बुक्स इसी में है, आपके लिए ऑनलाइन क्लास इसी में है, आपके पास नोट्स इसी में है, आपके लिए क्विजेस यहां पर है, आपके लिए टेस्ट यहां है। हर वो चीज जो आपके सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट है, वो इसी उत्कर्ष ऐप में आपके लिए उपस्थित है।
आपको डायग्राम बनाना सिखाना है, आपको फ्लो चार्ट कहां डालना है, माइंड मैप्स कैसे बनते हैं, ये सब चीजों की तैयारी इन 3 साल के कोर्स के दौरान यहां हम करते हैं। चलो एक उदाहरण से एक बार सीखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक एफएम सुना, 98.3 सुन लिए हो या 94 पॉइंट कुछ भी आपने सुना हो, या आपने कोई गाना सुना, तो आप देखिएगा आप उस गाने को ज्यादा देर तक याद कर पाते हैं, समझ पाते हैं, या उस रेडियो में कही गई बात को ज्यादा देर तक समझ पाते हैं, या उस चीज को कि कटप्पा ने बाहुबली को कहां से मारा था। मुझे याद है कि वो आगे से उसने पेट में मारा था, ऐसा था क्या? मुझे कमेंट करके एक बार जल्दी से बताइए, क्या कटप्पा ने बाहुबली को आगे से पेट में ऐसे करके मार दिया था? तलवार मारी थी कि आगे से? तो आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट आ रहे होंगे, पूरा विश्वास है आप कमेंट जरूर करेंगे। और कमेंट में क्या होगा? आंसर होगा सर नहीं, कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से मारा था। अब मैं आपसे पूछता हूं, इतनी पुरानी मूवी आपको कैसे याद है? क्यों इतना ट्रेंड किया था ये? क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को आगे से नहीं मारा था, पीछे से मारा था। क्या आपने ये सुना था या आपने अपनी आंखों से देखा था? तो आंसर है सर, हमने आंखों से देखा था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को अंधेरे में पीछे से, जब आग जल रही थी तो आग में उस समय मार दिया था। तो ये कैसे बन पाया? क्योंकि आपने उस चीज को विजुलाइज किया, आपने उसे देखा, आपने उसे समझा। तो यही चीज है कि जब आप किसी चीज को फील करते हैं ना, तो फील करने से वो सिलेक्शन आता है, वो चीज अनुभव से आती है। तो ये 3 ईयर के जो प्लान्स हैं, जो 2 ईयर के विद्यार्थियों के लिए प्लान है, वो यही है कि पहले साल आप बेस बनाइए और सेकेंड ईयर में आप उसको लगातार आगे की ओर बढ़ते जाइए। ये तो हो गई उन विद्यार्थियों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट थे, उनका 1 साल हो चुका है उन विद्यार्थियों के लिए। पर अब उन विद्यार्थियों के लिए क्या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब वो क्या हो चुके हैं? स्नातक हो चुके हैं, उनके लिए भी तो कुछ लाना होगा। तो उन विद्यार्थी क्या करें? सर मेरा तो फाइनल ईयर है, सर मैं तो अब ग्रेजुएट हो चुका हूं, लोग अब मुझे बेरोजगार कहते हैं। सर जहां भी जाता हूं, किसी फंक्शन में जाता हूं, सब पूछते हैं क्या कर रहे हो? अरे तुम अभी तक कुछ कर नहीं रहे हो, घर में पड़े रहते हो, खाना खाते हो, ये करते हो, घूमते रहते हो, कुछ कर ही नहीं रही है तुम्हारी लड़की, पता नहीं इतना क्यों पढ़ाए हो। जो ये कान में जाने वाले ताने हैं ना, इन तानों से बाहर निकालने का काम यदि कोई करेगा तो वो करेगा एमपीपीएससी की तैयारी। एमपीपीएससी वही तैयारी है जो आपके सपनों को उड़ान देगी, आपके सपनों को हकीकत में बदल कर दिखाएगी। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन हो गया है कंप्लीट, आप भी इसी कैटेगरी में यदि आते हैं, तो ग्रेजुएट कंप्लीट विद्यार्थियों के लिए अलग से ट्रेंड होता है, उनके लिए अलग से ट्रैक करना होता है। क्योंकि 3 साल चलने वाले, 2 साल चलने वाले विद्यार्थी अलग तरीके से दौड़ेंगे, और जो 1 साल तैयारी करने वाला है उसकी तैयारी की गति अलग तरीके से होगी। पर आप ये मान के चलना कि जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं ना, इस तैयारी में कम से कम आप 2 से 3 साल का समय पेशेंस के साथ रखिएगा। हिंदी में से कहा जाता है सब्र। और अपनी कॉपी के पहले पेज में इस वर्ड को लिख दीजिएगा, पेशेंस, सब्र कहा जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि ये जो आप यहां खड़े हुए हैं, ये 3 स्टेप में आगे की ओर चलेगा, और यहां आपका सिलेक्शन नजर आता है। यहां से जब आप चलोगे तो यहां पर प्री है, यहां पर आपका मेंस है, यहां आपका इंटरव्यू है, और ये है आप यहां सिलेक्ट खड़े हुए, जहां आपकी सफलता के पक्षी यहां उड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तैयारी शुरू करना है। और जो आज आप ऐप में आ गए ना, आज जो आपने एक कदम बढ़ा लिया, मैं अभी से मान रहा हूं कि आपने वो कदम बढ़ा लिया है। क्यों मान रहा हूं? क्योंकि आपने ये वेबिनार को अटेंड किया। इससे पता चलता है कि हां, आप वही हो जो तैयारी करने के उत्सुक नजर आते हो। तो आप ही हैं, याद रखिए, आप ही हैं जो अधिकारी बनने के लिए एमपीपीएससी में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो आभूषण है ना, हीरे हैं, वो आप ही हैं जो तैयारी करने के बारे में सोचे हैं। क्योंकि कई आपके दोस्त तो ऐसे हैं ना, जिन्होंने अभी तक इसके बारे में सोचा तक नहीं है कि ये कोई तैयारी भी होती है, क्या एमपीपीएससी होता है। कई तो ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में ही नहीं पता। तो आप समझ सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी तो वैसे ही आपकी दौड़ में पीछे हैं। परंतु यदि आपने पहले से तैयारी कर ली है, आपने पहले से इसे सोच लिया है, तो बस आप ही हैं जो इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये बिल्कुल मत करें कि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और आप बिल्कुल एग्जाम में कूद गए, चलो एग्जाम देकर देखते हैं। कोशिश
और हमेशा यही करना चाहिए। यदि सफलता चाहिए, यदि ये सिलेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले तैयारी कीजिए। तैयारी कैसी कीजिए? वो अर्जुन के जैसे कीजिए, क्योंकि तैयारी तो अभिमन्यु ने भी की थी, पर अभिमन्यु की तैयारी अधूरी थी। योद्धा वो भी बहुत बड़े थे, पर अर्जुन ने पूरी तैयारी की थी और अभिमन्यु ने आधी तैयारी की थी। उन्हें चक्रव्यूह को अंदर जाते तो बनता था, पर एग्जिट करते नहीं बनता था। तो आपको कैसी तैयारी करनी है? तो अर्जुन बन के तैयारी करनी है, और अर्जुन बनने में आपको ये 2 से 3 साल वनवास के रूप में निकालना है। ये वर्ड को याद रखिएगा, आपको ये साल वनवास के रूप में निकालना है। बाकी सभी चीजों को स्किप करना होगा, आपको बाकी चीजों से हटना होगा, दूर रहना होगा, तभी जाकर ये सफलता आपके कदम चूमने वाली है। सोचिए ना, क्या गजब लगेगा। आप तैयारी कर रहे थे, किसी को पता ही नहीं था कि आप अधिकारियों की तैयारी कर रहे थे, और सीधे आपके घर में न्यूज रिपोर्टर पहुंचे कि आपका मैडम, आपका सर, आपको तो सिलेक्शन हो गया है। आजू बाजू वाले जो आपको बड़े ताने देते थे, वही सबसे पहले उसी इंटरव्यू में जाके कहेंगे कि मैं तो इसको बचपन से जानता था, या मैं तो इसको बचपन से जानती थी कि ये तो सिलेक्ट होके रहेगा, ये तो अधिकारी बनने के लिए पैदा हुआ है। तो उन तमाम लोगों को, उन परिवार वालों को तमाचा मारने के लिए, और ये हाथ पैर से नहीं मारना है, आपके इस सिलेक्शन से आपको क्या करना है? आपको अपना तमाचा मार के बताना है कि देखो, जो मुझे भरा बोला बोलते थे ना, मैं वही व्यक्ति हूं जो आज सिलेक्ट होके दिखाया हूं। बिल्कुल आपके जैसे ही वो विद्यार्थी होते हैं जो अब अधिकारी बन गए हैं। आप देखिए उन यूट्यूब में उनके, आप पूरा देखिए कि कैसे वो इंटरव्यू में क्या क्या बताते हैं। उन चीजों में आप ही हैं वो, आप जैसे ही थे वो। तो बस आपको सिलेबस के बारे में देखना है, और सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि विद्यार्थियों को सिलेबस ही याद नहीं है, और यदि सिलेबस याद नहीं है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। सबसे पहले बेस बनाइए, और बेस वहीं से शुरू होता है जहां से आपका सबसे पहले क्या यूनिट वाइज, कहां चैप्टर क्या है, क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आपने उस प्रारंभिक चरण के पहले सिलेबस को पढ़ लिया, तो आधी जंग तो आप यूं ही जीत गए। बस क्या करना है? बस लग जाना है, और अब आप लग चुके हैं, याद रखिएगा, अब पीछे नहीं हट सकते। आप वही आर्मी मैन हैं, आप वही पैरामिलिट्री फोर्स हैं जो कभी पीछे नहीं हटती। अब जब आप आगे बढ़ गए हैं, आप देश के, मध्य प्रदेश के आभूषण हैं, अब आप पीछे नहीं हटिएगा, क्योंकि अब कदम बढ़ा दिया है ना, तो अब इस कदम को सीधे सिलेक्शन में ही जाकर रोकिएगा, उसके पहले मत रोकिएगा। और ऐसे बीच में, इस सिलेक्शन के बीच में, यहां से यहां के बीच में कई ऐसे लोग आएंगे जो आपको बैरियर का काम करेंगे। ये बनेंगे अधिकारी, जी देखो जी आ गई कलेक्टर मैडम। आपको ऐसे कई चीजें बोलते हुए लोग मिलेंगे, और वो कोई और नहीं होंगे, वो आपके ही परिचित के लोग होंगे। पर याद रखिएगा, मुख से नहीं, आपको सिलेक्शन से इनका जवाब देना है, और इसी के लिए एमपीपीएससी की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। और ये कहा भी तो जाता है ना, यदि सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं है, सही दिशा और सही समय का यदि ज्ञान नहीं है, तो जो उगता हुआ सूरज होता है ना, वो भी डूबता हुआ नजर आता है। अब भी देखिएगा, यदि आपको सुला दिया जाए और सीधे दिखाया जाए कि ये देखो सूर्य है, बताओ ये उग रहा है कि डूब रहा है, 1 मिनट के अंदर बताना है, तो आप बता नहीं पाओगे। तो याद रखिएगा वही कोट कि सही दिशा और सही समय का यदि आपको ज्ञान नहीं है, तो उगता सूरज भी आपको डूबता नजर आता है। इसीलिए आपको क्या जरूरी है? एमपीपीएससी की कोचिंग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि आखिरकार एमपीपीएससी की कोचिंग क्यों जरूरी है, ये रणनीति क्यों जरूरी है, क्यों किसी गाइड का, क्यों किसी मेंटोर का, क्यों किसी कोचिंग का साथ आपको जरूरी है। चलिए इसे समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। नॉर्मल एक उदाहरण लेते हैं, हम सभी जो समय में हम रेगुलर यूज करते हैं उसी से लेते हैं। मान लेते हैं एक नक्शा है और आपको एक जगह की यात्रा करनी है, आपके पास एक मैप है और उसी की सहायता से आपको अपने डायरेक्शन से आपको वहां तक पहुंचना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको महाकाल लोक जाना है, आप अभी तक उज्जैन नहीं गए हैं, आपको एक नक्शा दे दिया गया है और आपको कहा गया कि बस यहां से आप जहां पर खड़े हैं वहां से आपको उज्जैन में महाकाल मंदिर, महाकाल लोक तक जाना है। पर याद रखिएगा, आप अभी तक उज्जैन नहीं गए हैं, आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि उस मैप अकेले की सहायता से आप प्रॉपर सही टाइम में आप
वहां तक महाकाल लोक तक बी ऑन टाइम पहुंच पाएंगे? आप सोच कर देखिए कि यदि आपको आज भी कह दिया जाए, मोबाइल आपसे ले लिया जाए और कहा जाए आप आज तक उज्जैन नहीं गए हैं और आपको आज ही उज्जैन जाना है, आप किस दिशा में चलेंगे? आप किस डायरेक्शन में चलेंगे? आप नॉर्थ में चलेंगे, आप साउथ में जाएंगे, आप ईस्ट में जाएंगे कि वेस्ट में जाएंगे? पता कैसे चलेगा कि किस दिशा में जाना है? सबसे पहला कदम तो यही है कि आखिरकार किस दिशा में जाना है। तो ये नक्शा जो है ना, यदि बिना नक्शा के चल दिए तो आप किसी भी दिशा में जा सकते हो, और यदि नक्शे के साथ चल रहे हैं, गूगल मैप के साथ चल रहे हैं, तो आप प्रॉपर डायरेक्शन में जाएंगे। आपको यह भी पता होगा नक्शे के साथ, मैप के साथ, कि यहां रेड लाइट्स हैं, यहां पर पूरी सड़क जाम है, आप राइट ले लो, आप लेफ्ट ले लो, आप सीधे चलो। और यदि आपने यही मैप्स का उपयोग कर रहे हैं, इट मींस आप किसी कोचिंग की सहायता ले रहे हैं, तो आपको ये रास्ता जो है बड़ा सुखद लगने वाला है। आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी किसी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, आपका सबसे महत्वपूर्ण टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि सबसे कीमती क्या है? तो सबसे कीमती यदि कोई चीज है तो वो है टाइम। पैसा लाया जा सकता है, सब कुछ लाया जा सकता है, परंतु वो जो समय है, हर मिनट का जो समय है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो याद रखिएगा, आपके मंजिल को अर्थात एमपीपीएससी तक पहुंचाने के लिए इस कोचिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये आपको हमेशा गाइड करेगी कि ये चीज छोड़ना है, ये चीज पकड़ना है, इसको स्किप कर दो, इसके कंटिन्यू करते रहो, इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर में थोड़ा कम मदद करनी है आपको, इसमें थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ क्वेश्चन आते हैं। ये चीजें जब आपको मिलेगी तो जो आपको रास्ता है, जो रास्ता प्री, मेंस और इंटरव्यू से होकर जाता है, इस रास्ते में आपको कभी थकावट नहीं आएगी, आपको किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। और वो जो यात्रा है ना, वो नक्शे के साथ यदि आप करेंगे, यदि आप मैप्स के साथ करेंगे, तो आपको जो विजन है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा और आपको ये रास्ता बड़ा छोटा लगेगा। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, यूं जिस अंदाज में आप चलते हैं, उसी अंदाज में आप सफल हो जाएंगे। और उस सफल होने में उत्कर्ष क्लास का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल आपको वहां नजर आएगा। और आप जब मंजिल में पहुंचेंगे ना, तब आपका वो आत्मविश्वास और बड़ा होगा, क्योंकि उत्कर्ष का जो विश्वास है ना, उत्कर्ष जो विद्यार्थियों के साथ खड़ा हुआ है, वो 22 वर्षों से खड़ा हुआ है। अभी आपको निधि मैम ने बताया भी था कि एमपीपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 21 वर्षों का है, परंतु ये देखिए उत्कर्ष का भरोसा 22 वर्षों का है। तो आप समझ सकते हैं, जब कोई इतना पुराना ब्रांड होता है ना, रॉकी भाई को देखा है ना ब्रांड, पुष्पा को देखा है ना ब्रांड, तो ब्रांड की बड़ी वैल्यू है, जो भरोसा आपको बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। तो यही वो एमपीपीएससी की तैयारी है। और एक एमपीपीएससी की तैयारी एक ऐसी यात्रा की तरह होती है जो कोचिंग नक्शे के जैसे काम करती है। कोचिंग आपको सही डायरेक्शन देती है, समय पर बताती है, मेहनत आपसे करवाती है, और जिस रास्ते में, जिस जगह पे मेहनत करनी है, वहीं वो मेहनत कराती है। आपकी तैयारी को इफेक्टिव बनाती है, आपकी प्रिपरेशन को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, जिससे आपको थकावट नहीं होती। हंसते खेलते मुस्कुराते आप सफलता के परचम को गाड़ते हैं एमपीपीएससी में, अर्थात नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी में जाते हैं। इसलिए कोचिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है, चाहे आप 3 साल के हों, आप 2 साल की तैयारी कर रहे हो, आप सिंगल साल की तैयारी कर रहे हो, आप घर में गृहिणी हो, आप किसी जगह पे प्राइवेट जॉब करते हो, या कुछ भी हो। यह जरूरी है कि आपको कोई गाइड मिले। मेंटोर आपको मिल सकता है, आप ऑफलाइन में हो सकते हैं, मेंटोर आपके ऑनलाइन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव नियर बाय का कोई विद्यार्थी जो अधिकारी बन चुका है, वो आपके लिए मेंटोर हो सकता है। इसीलिए कोचिंग की बड़ी महिमा नजर आती है। बस इसी के साथ अब उत्कर्ष ही क्यों, ये इसके लिए निधि मैम जरूर विद्यार्थियों को बताएं कि उत्कर्ष वो क्यों खास है जो बाकी जगह से उत्कर्ष को विशेष बनाता है। बिल्कुल सर। तो जैसा कि सर ने बताया, एमपीपीएससी में एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 21 ईयर्स का, लेकिन उत्कर्ष का जो अनुभव है वो है 22 वर्षों का। इसी वजह से यहाँ पर आपको मिलने वाला है प्रॉपर गाइडेंस, मार्गदर्शन के साथ साथ सिलेबस की गहन समझ अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब सिलेबस नहीं पता है तो कैसे आप आगे की राह तय करोगे।
इसके अलावा अनुभवी फैकल्टी का मार्गदर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ संसाधनों की जो उपलब्धता है। इसके अलावा बात की जाए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे जॉब भी करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं, और बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और साथ ही साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे टाइम को मैनेज करना है, प्लस मेंस में कैसे टाइम को मैनेज करना है। और यहाँ पर जो प्रतियोगी माहौल भंवर कुआं में है, और फिर उसके अलावा उत्कर्ष के अंदर एक प्रतियोगी माहौल तैयार करके किस प्रकार से उत्कर्ष जो है आप लोगों को सबसे आगे ला करके खड़ा करता है। चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मार्गदर्शन की, मॉक टेस्ट, हाँ मॉक टेस्ट तो भाई मॉक टेस्ट और मूल्यांकन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीलिम्स में हमें 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन छांटना होता है, लेकिन मेंस में लिखना होता है। प्रीलिम्स में आपको स्कोर तो आप खुद से ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जान सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, लेकिन मेंस में तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप अच्छा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलतियां करो। जैसा कि सर ने बताया कि आपको जो उत्कर्ष है वो केवल लिखना नहीं सिखाता, लिखने के दौरान आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो, टेक्निक तो आपके पास है लेकिन कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो ये भी बताता है, और साथ ही साथ टॉपर बनने की जो टेक्निक है वो भी उत्कर्ष के ही माध्यम से आपको यहाँ पर बताई जाती है। और इस एग्जाम के दौरान बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और सर ने तो कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं और मैं सुन रही थी, और कहीं ना कहीं जब हम भी प्रिपरेशन करते थे, सारे टीचर्स हो या जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं, वो जब प्रिपरेशन करते हैं तो अपने आप को उस जगह पर रखकर और वो समझ पाते हैं इस दबाव को, कितना ज्यादा प्रेशर होता है, कितना ज्यादा दबाव। पहले तो एग्जाम का दबाव होता है, इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, ऊपर से पड़ोसियों का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव बहुत बड़ा यहाँ पर होता है। साथ ही साथ शंकाओं का जो समाधान है वो किस प्रकार से उत्कर्ष के माध्यम से किया जाता है, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मार्गदर्शन की बात की जाए तो कोचिंग संस्थान जो है सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे अध्ययन की दिशा स्पष्ट होती है। आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से सर ने आपको समझा भी दिया कि महाकाल लोक जाना है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है, आपके पास मैप है लेकिन आपको मतलब किसी भी, मान लो आपको भंवर कुआं आना है, कहीं से भी आ रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, आप अलग अलग रास्तों में भटकते हुए फिरोगे और लास्ट में हो सकता है आप पहुंचो और हो सकता है नहीं भी पहुंचो। और इसके लिए आप, अगर हम प्रिपरेशन के दौरान की बात करें तो प्रिपरेशन के दौरान सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि हम सेल्फ नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, लेकिन टाइम लगता है। टाइम कैसे लगता है? उन्हें पता नहीं कि सही दिशा क्या है, उन्हें पता नहीं है कि हमें किस राह पर चलना है, उन्हें पता नहीं है कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं आंसर को लिखने की, उन्हें पता नहीं कि प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यही प्रॉपर जो मार्गदर्शन है वो आपको उत्कर्ष जो है मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साथ ही साथ बात करें अगर सिलेबस की गहन समझ की, सिलेबस सबके पास है। मम्मी पापा को बोलना अपने फोन में सिलेबस को खोल के बैठ जाए, या अपने जो है बहन हो या जो पढ़ाई से संबंध नहीं रखते हैं, कब की उनकी पढ़ाई छूट चुकी है। सिलेबस तो हर किसी के पास है, लेकिन क्या सिलेबस की समझ सबको है? नहीं है। सिलेबस की समझ सिर्फ एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट के पास होती है। कोचिंग सिलेबस को क्या करता है? छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, ताकि जो ये वास्ट सिलेबस है, जो इतना बड़ा सिलेबस है, वो आपको इतना बड़ा ना लगे। और इसे सरल बनाने का जो प्रयास है वो कोचिंग के माध्यम से ही किया जा सकता है, और साथ ही साथ सरल बनाते हुए आपको समझाने का भी जो प्रयास है वो कोचिंग ही करती है। स्पेशली जो उत्कर्ष है, यहाँ पर हम सिलेबस पर विशेष फोकस करते हैं। सिलेबस को अगर समझ लिया, सिलेबस को अगर याद कर लिया, आंसर राइटिंग कर ली, बस और क्या चाहिए एमपीपीएससी क्रैक करने के लिए? कुछ भी नहीं चाहिए। प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, और फिर जब प्रीलिम्स और मेंस आप तैयार करते हो तो पर्सनैलिटी तो अपने आप डेवलप हो जाती है। बात करें अगर हम यहाँ पर अनुभवी फैकल्टी के मार्गदर्शन की, तो कोचिंग के जो अनुभवी शिक्षक हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे, क्योंकि मेंस का सिलेबस वास्ट है, मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एथिक्स जैसे, उद्यमिता जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी हैं, सोशियोलॉजी, जो बच्चे साइंस फील्ड से होते हैं उन्हें सोशियोलॉजी समझ नहीं आता, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज से होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती। हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक विषय के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग फैकल्टी मुहैया कराई जाती है। और फैकल्टी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन, मैंने सोचा पहले कि मैं खुद दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार सर को मौका दे देते हैं, अगली बार से सर के इंट्रोडक्शन के लिए मैं ही आऊंगी, क्योंकि सर को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट उत्कर्ष की जितनी भी फैकल्टी है, फिर चाहे यूपीएससी की बात करें या एमपीपीएससी में बात करें, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बहुत सारी फैकल्टीज ने तो एग्जाम भी निकाल रखे हैं, इसलिए अनुभवी फैकल्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अनुभव हर किसी के पास होता है, नो डाउट। जैसा कि सर ने भी बताया कि आपके जो सीनियर्स उनके पास भी अनुभव होता है और वो भी आपको अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बस आप पढ़ो, आप तैयारी करो, डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करो, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा बात करें संसाधनों की उपलब्धता की, तो कोचिंग संस्थान में पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाता है, प्रैक्टिस मटेरियल, मॉक टेस्ट के साथ साथ सोचो प्रैक्टिस मटेरियल भी देते हैं। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, लाइक आपने एमपी पढ़ा या आपने ज्योग्राफी पढ़ा या आपने हिस्ट्री पढ़ा, तो आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए ताकि आप उसे सॉल्व कर सको और जान सको कि आपकी तैयारी कितनी है। टीचर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन आपको याद हुआ है, समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, आगे चल करके वो आपके एग्जाम में बड़ा कारगर सिद्ध होता है। बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए ये जरूरी है। इसके अलावा टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, ये आप कोचिंग संस्थान के माध्यम से, स्पेशली उत्कर्ष के माध्यम से सीख सकते हो। कोचिंग जो है नियमित टाइम टेबल और अनुशासन के अध्ययन करने के लिए जो एक आदत होती है, जो एक हैबिट होती है, उसे विकसित करती है कि आपको अगर 10 बजे से क्लास है तो आपको 10 बजे उपस्थित हो जाना है। आपके टीचर 10 बजे क्लासरूम में एंट्री कर देते हैं, आपको उसके पहले क्लासरूम में आ जाना है ना। अगर 3 घंटे का समय मेंस को लिखने के लिए दिया जाता है तो आप शायद घर में प्रैक्टिस करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आप 3 की जगह 5 घंटे ले लोगे, हमें पेपर कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशन हॉल में देखा जाएगा। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होगा। कोचिंग में एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही एग्जाम हॉल तैयार किया जाता है कोचिंग में, फिर चाहे प्रीलिम्स के टेस्ट के अंदर हो या फिर मेंस के टेस्ट सीरीज के अंदर हो। यानी समय का जो प्रबंधन है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट को डायमेंशनल होना पड़ता है, अलग अलग डायमेंशंस में सोचना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और केवल पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसमें समय जो है, टाइम जो है, वो प्रायोरिटी बेसिस पर होता है समय, जिसका प्रबंधन आप उत्कर्ष के माध्यम से भली भांति सीख सकते हो। इसके अलावा प्रतियोगी माहौल होता है। यहाँ पर एमपीपीएससी के अंदर जैसे 2025 की बात करें तो लगभग 1,18,000 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स का फॉर्म फिल किया। सोचो, मतलब 100 यहाँ पर लगभग 150 अगर मान के चले तो 150 पोस्ट के लिए 1,18,000 बच्चे, कितना ज्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन को फेस करने की आदत होनी चाहिए, और आदत तब बनेगी जब आप उत्कर्ष के अंदर कंपटीशन को फेस करोगे, जब आप अपने आसपास जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में अगर कहीं ना कहीं बेस्ट स्कोर करोगे, उनके बीच में टॉप करने की अगर आपके अंदर आदत विकसित होगी, तो यकीन मानो 1,00,000 स्टूडेंट के अंदर भी आप टॉप कर सकते हो। तो प्रतियोगी माहौल केवल और केवल आपको उत्कर्ष में मिल सकता है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट और मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो प्रिपरेशन के साथ साथ जब एग्जाम्स आते हैं तो एग्जाम के टाइम पर हम मॉक टेस्ट हो, साथ ही साथ जैसे मेंस है, मेंस में आंसर राइटिंग तो आप पहले ही सीख चुके होते हो, लेकिन बाद में आप कौन कौन सी गलती कर रहे हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको उत्कर्ष सिखाता है। दबाव से कैसे निपटा जा सकता है, इतना ज्यादा प्रेशर आता है। कहीं ना कहीं कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, या केवल उत्कर्ष की बात नहीं करी, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाते हो तो एक कंटिन्यूटी बनती है। घर में क्या हुआ, घर में नींद आ रही है, आज हम 6 बजे नहीं उठते, जैसे मान लो 6 बजे से क्लास है, आपको जाना ही जाना है, आपको जाना ही जाना है ना। लेकिन अगर घर में हो, आज नींद आ रही है, आज बहुत थकावट सा फील हो रहा है, आज 1 घंटा और सो लेते हैं, आज 7 बजे उठेंगे फिर पढ़ेंगे, तो हम जितने नियमित इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने आप को कर सकते हैं, उतना नियमित हम घर पर नहीं हो सकते, है ना। और साथ ही साथ जो दबाव जो है, एक दबाव होता है, एक इंस्टीट्यूट में जाने पर भी एक दबाव होता है पढ़ने का, लेकिन जो फालतू का दबाव होता है ये इंस्टीट्यूट दूर करती है। जब आप यहाँ आओगे, प्रतियोगी माहौल में आओगे, है ना, अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ मिलोगे, उनसे डिस्कस करोगे, तो कहीं ना कहीं इसका जो दबाव से निपटने की एक शैली है वो आपके अंदर विकसित हो जाएगी। शंकाओं का समाधान, छात्रों की हर शंका का जो समाधान है, जैसे मान लो पढ़ने के दौरान कोई डाउट आ गया तो आप यहाँ पर फैकल्टी से, विशेषज्ञों से पूछ सकते हो। सफलता कोचिंग के साथ साथ स्वयं की मेहनत, आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास पर भी निर्भर करती है, इस बात को याद रखिएगा। तो उत्कर्ष ही क्यों आखिरकार, आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे भंवर कुआं स्क्वायर की। तो जो बच्चा इंदौर आया है या इंदौर में रहता है और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो इसी के आसपास रहता होगा, या फिर जो बच्चा नहीं आया है, मतलब रहता नहीं है, कभी कभार आया है, वो बच्चा अपने दोस्त के यहाँ या अपने रिश्तेदार के यहाँ भंवर कुआं तो जरूर रहा होगा या
कभी ना कभी उसने विजिट किया होगा, ठीक है। जो बच्चे आने की सोच रहे हैं उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा। देख लो भैया, भंवर कुआं, भंवर कुआं कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर जगह हर व्यक्ति स्वयं में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष समाहित किए हुए होता है। जब आप अपने घर से बोरिया बिस्तर लेकर के आते हो ना, माँ बाप कितने मुश्किल से कितने कष्ट से आपको भेजते हैं, यह आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। लेकिन जब बच्चे आते हैं, आप क्या है कि इंदौर, भंवर कुआं, इंदौर स्पेशली बात की जाए तो इसके आसपास आपको बड़े ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मिल जाएंगे, बहुत सारे प्राकृतिक पर्यटन स्थल मिल जाएंगे। तो आने के साथ ही ना कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि चल यार अभी तो तू आया है, पहले पाताल पानी घूम के आ जाते हैं, चल पहले जाना पाव घूम कर आ जाते हैं, कोचिंग तो होती रहेगी, कोचिंग तो चलती रहेगी। अगर इसमें आकर के आप बह गए तो आप गए काम से। आपके पेरेंट्स ने किस उद्देश्य के लिए आपको भेजा है आपको ये याद ही नहीं रहेगा। आपको केवल भंवर कुआं की चकाचौंध दिखेगी, आपको ये नहीं दिखेगा कि भंवर कुआं में कितने अधिकारी जन्म लेते हैं, आपको ये नहीं दिखेगा कि हर साल नए नए स्टूडेंट्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, हर साल जो है स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके होते हैं, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके होते हैं, वो दोबारा से एग्जाम देते हैं अपनी रैंक को अचीव करने के लिए, क्योंकि उनका सपना होता है डीसी बनने का, लेकिन उन्हें डीसी नहीं मिल पाता। आपको उनके बीच में कहीं ना कहीं एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको अपना दिल और दिमाग दोनों अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, है ना, दोनों अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और जो नकारात्मक प्रवृत्ति है उसे घर पर छोड़कर आए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप भंवर कुआं स्क्वायर पर जब भी आए तो सकारात्मक सोच के साथ आए, नई ऊर्जा के साथ आए और आने के साथ ही पढ़ाई में लग जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि बाहरी आडंबर से सजग होकर स्वयं गुणवत्ता का निरीक्षण करें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आते हैं यहाँ पर, ठीक है, 10 दिन 15 दिन खूब घूमा फिरा, अब कौन सी कोचिंग ली जाए, है ना। जिस कोचिंग में बहुत अच्छी बिल्डिंग है वो कोचिंग ले ले, या जिस कोचिंग में कम बच्चे हैं, है ना, अच्छा गाइडेंस मिल पाएगा उस कोचिंग को ले, या जिस कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जहां सब जा रहे हैं वहीं हम जाए। ये आप पर डिपेंड करता है। हर एक संस्थान अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले आपके जो सीनियर्स होंगे, जैसे आप किसी ना किसी के थ्रू तो आओगे ना, जिन्होंने पहले से तैयारी की है या जो सेलेक्ट हो चुके हैं, आप उनसे एक बार पूछना कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछना, आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे, आप उत्कर्ष में पढ़ रहे हो, उत्कर्ष में अच्छा पढ़ाया जाता है या नहीं, अगर हाँ तो आप उत्कर्ष आ सकते हो। आप गूगल रिव्यू देख लो, गूगल में किस कोचिंग का अच्छा रिव्यू है, ये मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, लेकिन हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि आपको अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेना है, आप भंवर कुआं के चकाचौंध माहौल में आए हो, नहीं सोच पा रहे हो कि भाई बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है, बहुत सारे बच्चे इसमें जा रहे हैं तो कुछ बच्चे इसमें जा रहे हैं, कैसे अच्छी कोचिंग का चुनाव करें, तो जो जिन्हें एक्सपीरियंस है उनसे पूछो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, गूगल रिव्यू देखो, और सबसे मेन बात, सबसे पहले आप डेमो लो। किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो उसमें पहले डेमो लो, ट्रायल लो, 2 दिन 3 दिन 1 दिन, आपको मतलब जब तक 2 या 3 दिन का आपको मिलेगा डेमो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आप पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे, आपको वो टीचर अच्छा पढ़ा पाएंगे, समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि उचित ज्ञान में निवेश ही आपको उत्तम भविष्य देगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब मैं सर को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि जब बच्चे सर भंवर कुआं आते हैं जी मैम, तो कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया लेकिन कोचिंग नहीं जा रहे क्योंकि उनकी संगति खराब है, तो सर संगति पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है। जब घर से आप निकल कर आते हैं, जब घर को छोड़कर आते हैं, तो याद रखिएगा बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। उस दिन को याद कीजिएगा, देखिएगा जब आप अपने घर को छोड़कर आएंगे ना, तो वो जो रात होगी वो कटने से नहीं कटेगी, आपको रात को नींद ही नहीं आएगी। एक तरफ तो माता पिता याद आ रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको अपना टारगेट भी दिख रहा होगा। उस टारगेट को, वही दिन को जब भी आप याद करेंगे ना, जब भी यदि किसी कारण से आप मिसगाइड हो रहे हैं, यदि आप में कोई गलत संगति आपके ऊपर दबाव डाल रही है और आपको लग भी रहा है ये गलत है, तो बस उसी दिन को याद करना, अपने माता पिता के चेहरों को याद करना
कि वो किस कष्ट से आपको भेजे थे, क्या क्या चीज आपके लिए उन्होंने आपको इंदौर भेजने के लिए या आपकी भविष्य की पढ़ाई के लिए की है। क्योंकि आपने अपने घर से दूर आए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां के जो आपके मित्र हैं, जो यहां आपकी पढ़ने वाली आदतें हैं, जो यहां के विचार हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको सिलेक्ट भी करा सकती है और यहां आपको बर्बाद भी कर सकती है। कई ऐसे अधिकारी इस बार भी और हर बार चयनित होते हैं जो उनके अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ वो रूममेट थे, जो उनके सगे दोस्त थे, जिनके माध्यम से वो आए थे, वो और आपका दोनों का सिलेक्शन एक साथ हो गया। ये बताती है एक सफल मित्रता कैसी होनी चाहिए, एक सफल अधिकारी कैसे होने चाहिए। ये सफल अधिकारी एक दूसरे को आपको साथ लेकर चलेंगे, आपके जहां भी आप नकारात्मक होंगे आपको खींचेंगे कि नहीं ये करना चाहिए, ये कर, इससे सिलेक्शन होगा। और जो नकारात्मक लोग होंगे वो आपकी कानाफूसी करेंगे, बोलेंगे ये तो कोई जरूरत ही नहीं है, चल यहां चलते हैं, ये जो चीज ही नहीं है, अभी तो घर से निकल के आए हो, एक बार पूरा दुनिया तो देख लो कि दुनिया होती क्या है। तो ऐसे लोग आपके आसपास ज्यादा मिलेंगे और ऐसे आपको आगे बढ़ाकर कदम से कदम लेकर जाने वाले लोग कम मिलेंगे। इसलिए आप याद रखिएगा कि आप जिस भी संगत में रहेंगे आपको वही चीज सिखाती है। और यदि आप नकारात्मक हैं तो नकारात्मकता खींचेगी, यदि आप सकारात्मक हैं तो आपको सकारात्मकता आपको खींचने वाली है। तो वही है कि सही काम करो, सही दिशा में काम करो। यदि एक गलती भी आपने ऐसी कर दी ना इंदौर आके, तो जो आपके इतने जीवन के इतने लंबे समय में जो आपने अच्छे अच्छे काम किए, सकारात्मक काम किए हैं, क्योंकि यदि आप सकारात्मक नहीं काम करते ना तो आपको लोग आपके घर से आने ही नहीं देते, आपके परिवार के लोग आपको घर से भेजते ही नहीं। तो याद उसी दिन को कीजिएगा कि आप इंदौर किस लक्ष्य को लेकर आए थे। यदि वो लक्ष्य है, यदि प्रायोरिटी, तो ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपको असफल कर सकती है, जो आपको नेगेटिविटी में डाल सकती है। तो पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ रहिए, बिल्कुल उनसे बातें कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ग्रुप स्टडीज कीजिए और आंसर लिखिए एक दूसरे को, साथ में कदम से कदम लेकर चलेंगे ना तो देखिएगा सफलता जरूर मिलती है। अब आगे चलते हैं कि ये तो हो गई संगति की बात। मैम अब बात करते हैं कि जो बाहरी चकाचौंध है, जैसे ही कोई विद्यार्थी इंदौर आता है, मिनी मुंबई कहते हैं इसे, तो ये मिनी मुंबई इसे अपनी ओर चकाचौंध को खींच लेता है। इसके बारे में विद्यार्थियों को क्या कहेंगे, क्योंकि बाकी कोई इस विषय में बात नहीं करेगा। उत्कर्ष ही है जो आपको यहां पर पॉजिटिव चीजें भी और नेगेटिव चीजें भी बता के रखेगा। मैम बिल्कुल सर, तो बाहरी चकाचौंध बहुत अट्रैक्ट करता है, केवल आपको नहीं हर किसी को अट्रैक्ट करता है। अब आपको इससे कैसे बचना है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब मोटिवेशन भी काम नहीं करता। उस टाइम पर अपने सपनों को याद कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को याद कीजिए, अपने माँ बाप के संघर्ष को याद कीजिए। और याद रखिएगा, अगर आप इंदौर आते हो, मिनी मुंबई आते हो, तो ये चकाचौंध आपके लिए केवल 4 दिन के लिए है, अगर आप प्रिपरेशन ढंग से नहीं करते हो तो। और आप खुद सोचना, जिन बच्चों ने इंदौर आ करके केवल प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन के बाद डीसी बन करके अपने अपने जिलों पर पदस्थ हो गए हैं, सोचो उनका तो पूरा जीवन जगमग हो गया है। उनका तो पूरा जीवन में वो जो चाहते थे वो अचीव उन्होंने कर लिया और आगे भी जो चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे। लेकिन आपके केस में क्या होगा, 4 दिन घूमो, 4 दिन पार्टी करो, 4 दिन मतलब दिन रात घूमो फिरो, दोस्तों के साथ मौज करो, जो करना हो करो, लेकिन ये केवल 4 दिन चलेगा, उसके बाद अंधेरी रात होनी है। तो बाहरी चकाचौंध से प्रभावित नहीं होना है। अगर कोई बच्चा इंदौर आता है, कोई नहीं समझाएगा, केवल घर वाले समझाएंगे। और एक बात मैंने हमेशा अपनी लाइफ में भी रियलाइज करी है कि आपको आपके जीवन में आपके लिए कौन अच्छा सोच सकता है, केवल बताना। या तो आपके माँ बाप आपके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, या तो आपका गुरु आपके बारे में अच्छा सोच सकता है। इनफैक्ट भाई बहन भी एक टाइम के बाद सिर्फ अपना सोचते हैं, क्योंकि यार हर किसी की लाइफ होती है। एक माँ बाप आपको हमेशा सही राह दिखाएंगे और एक गुरु ऐसा व्यक्तित्व है जो कि आपको सही राह दिखाएगा और कोई भी नहीं बताएगा। तो जब भी आप इंदौर आओ, किसी भी कोचिंग में एडमिशन लो,
तो आप इन जो है बाहरी आडंबर है, केवल 4 दिन की चांदनी है, इन बाहरी आडंबरों से बचने का प्रयास करो। अदरवाइज आप अपने सपनों को तो खत्म करोगे ही। आपका देखो, माँ बाप कितने दिन के लिए है, जिंदगी भर आपके साथ माँ बाप नहीं रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि काश ये नहीं किया होता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। आप भी आगे जाओगे, आपकी भी फैमिली बढ़ेगी, और जब आपको टॉर्चर तो आप 1 साल बाद से ही होना स्टार्ट हो जाओगे। क्या हुआ, बाहर गए थे, इंदौर गए थे पढ़ने के लिए, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। क्या कर रहे हो वहां पर, क्या कर रहे हो वहां पर? ऐसे शब्द आपको 1 साल बाद से सुनने को मिलेंगे। और सोचो, आप तो यहाँ आप कभी कभी घर जाओगे, आपके माँ बाप को कितनी बार ये शब्द सुनने मिलते होंगे, ये ताने सुनने मिलते होंगे। अगर लड़की है तो खूब पढ़ाया लड़की को, अब क्या हो गया, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? वो सिलेक्शन भी नहीं जानते, वो केवल सरकारी नौकरी जानते हैं। जो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी जानते हैं कि क्या हो गया, सरकारी नौकरी नहीं लगी क्या, बिटिया की शादी की उम्र हो गई। तब जो प्रेशर आएगा ना, उस समय लगेगा कि काश वो टाइम आ जाता जब मैं इंदौर आई थी और इंदौर में आकर के बेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के और अपनी प्रिपरेशन करती, तो आज भी मैं अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ या उन्हीं बच्चों के साथ या उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होती जिनका सिलेक्शन होने के बाद माँ बाप के साथ बैठ करके वो इंटरव्यू दे रही हैं। सोचो कितनी ज्यादा प्राउड की बात होगी, वो गर्व की बात होगी उनके माँ बाप के लिए। तो बाहरी चकाचौंध से बचना तो बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब सर बताएंगे कि जब आप बाहर मतलब घर से आते हो, बाहर पढ़ने के लिए आते हो, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, कि किन किन लोगों से दूर रहना है ताकि आप इन सबसे परे हो जाओ। और सर ने कहा कि वनवास में जियो, वनवास काटो, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सर बिल्कुल मैम, सही कहा कि जब आप इंदौर आते हैं ना, तो इस इंदौर में आने के बाद जो आपके हर मित्र होंगे, जो भी आपके फ्रेंड होंगे, अपने अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया में आप उनके विचार लेंगे, आप उनसे तर्क वितर्क करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहिएगा जो आपको एजुकेशन से, जो आपको शिक्षा से, पॉजिटिविटी से, जैसे मुद्दों से, जो करंट के चल रहे मुद्दे हैं, इन मुद्दों से आपसे बात करते हो, आपसे तर्क वितर्क करते हो, वो भी शिक्षा के मुद्दे पे, राजनीतिक और अन्य अतार्किक मुद्दों पे ना करते हो, तार्किक मुद्दों पे वो आपसे बात करते हो, आपके साथ रहकर आपके से कुछ ज्ञान आप उनसे अर्जित करते हो और कुछ ज्ञान आपसे वो अर्जित करते हो। क्योंकि यदि आप सुनना और परीक्षण करना आपकी आदत बना लेंगे, यदि आप सुनना और निरीक्षण परीक्षण करना आप अपनी आदत बना लेंगे, तो आप जो आपकी बातचीत हो रही है, आपकी और दूसरे जो आपके फ्रेंड से कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा भी यहां होने वाला है। तो याद रखिएगा कि आपकी ये जो संपर्क है, यहां आने के बाद जितने मिनिमाइज आप रखेंगे, उंगलियों में यदि आप इन्हें रखेंगे, तो आपके लिए लाभदायक होगा। आप यहां ना आप चुनाव लड़ने आए हैं, ना आप यहां संपर्क बनाने आए हैं, ना आपको पूरे 55 जिलों की जानकारी चाहिए विद्यार्थियों से। आपको जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, सिलेक्शन, उस लक्ष्य को जरूर याद रखिएगा। मैम, जो विद्यार्थी घर से आते हैं, उन घर से आने वाले विद्यार्थियों को आखिरकार यहां कहां रहना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पास में रहेंगे तो महंगा पड़ेगा, दूर रहेंगे तो सस्ता पड़ेगा, पर दूरियां होंगी। आखिरकार क्या चयन होना चाहिए? जो माँ बाप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कहां रखना चाहिए विद्यार्थियों को। बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले तो आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जब आपका सिलेक्शन होगा और कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग होती है, हो सकता है कि बालाघाट में हो जाए, या हो सकता है कि झाबुआ अलीराजपुर में हो जाए, या हो सकता है इंदौर जैसे महानगर में आपकी पोस्टिंग हो जाए। हर एक जिले के हिसाब से आप खुद को एडजस्ट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे ना। उसी प्रकार से जब आप घर से इंदौर आओगे ना, तो घर जैसा बड़ा माहौल आपको, स्पेशियस कोई जगह या हॉल या बेडरूम तो नहीं मिलेगा। आपको यहाँ हॉस्टल जरूर मिल जाएंगे। हॉस्टल का चुनाव आपको बेहतर ढंग से करना है। स्पेशली ऐसे बच्चों के साथ हॉस्टल बिल्कुल ना शेयर करें जो कि रात रात भर, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, मोबाइल फोन में बात कर रहे हैं। उनके पास और कोई भी काम नहीं है, घर में डिस्टर्ब होता था और इसलिए वो बाहर आकर के पढ़ने के बहाने और टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना रहे, जो हमने संगति की बात भी कही है, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी डिस्टर्ब हो जाओगे। इस एमपीपीएससी के गढ़ में 4x4 के कमरे में रहना
खाना, पढ़ना, सोना सब करना होता है। अभी दूर बैठ के हमें लगता है कि इंदौर में बड़ी लग्जरी है, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एमपीपीएससी की तैयारी मिडिल क्लास वाला बच्चा करता है, और मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो बहुत लग्जरी हॉस्टल उन्हें दिला सके। 4x4 या 10x10 के कमरे में ही आपको सब कुछ करना होता है। इसीलिए रहने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए, रहने के लिए ऐसे वातावरण वाले स्थान का चुनाव करें जो आपके अध्ययन के लिए सुगम हो, जहां शांति हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। रूम भले ही छोटा हो, लेकिन आप वहां पे कहीं ना कहीं बिना डिस्टरबेंस के तैयारी कर सके, और आपके साथ आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो, तो कोशिश करें। बाकी सर, जब बच्चे इंदौर आते हैं तो सबसे पहले तो इंदौर क्योंकि खाने के लिए बड़ा फेमस है, फूड के लिए, तो यहाँ पर बच्चे जो है आने के साथ ही पोहे ट्राई करते हैं, आलू बड़े, छप्पन जैसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। तो सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैम, चूंकि वहीं से लेके आता हूं, चूंकि हॉस्टल की जब बात की है तो विद्यार्थियों को एक चीज और देखनी है कि आपके घर की स्थिति क्या है, बिल्कुल, और आपके दोस्त की घर की स्थिति क्या है। कभी भी कंपटीशन ना करें। आपकी घर की स्थिति आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और दोस्त की स्थिति वो अपने घर में जानता है। तो आप अपने हिसाब से रहिएगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो दोस्त आपके साथ आए आप उसी के साथ रहें। वो यदि पास रह रहा है और यदि आपके घर की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल मत सोचें, ना ही अपने घर परिवार में दबाव डालें, क्योंकि बेटा ये जो कार्य है वो 1, 2, 3 साल तक चलेगा। तो ये सोचकर ही आए कि मुझे जब 3 साल तक रहना है, मुझे जब 2 साल तक रहना है, तो मेरे घर पे ज्यादा दबाव ना पड़े। क्योंकि रहना सोना ही बस तो है, हमें अपना काम अध्ययन में लगाना है, उसमें हम एक्सपेंस करेंगे। हम इसे याद रखिएगा, हम यहां एक्सपेंस कह रहे हैं, तो याद रखना ये चीज बहुत जरूरी है। और जब आप बाहर आते हैं तो ये जो अतरंगी व्यंजन दिख रहे हैं ना, हम लोग खड़े हैं यहाँ, ये जो अतरंगी व्यंजन है, ये अपने आप, ये जो फास्ट फूड की जो दुनिया है, ये फास्ट फूड की दुनिया आपको अपनी ओर जरूर खींचेगी, खींचेगी ही खींचेगी। पर याद रखना, आपको ये अतरंगी व्यंजन नहीं खाने हैं। 3 साल का वनवास याद रखना है, वो 3 साल का वनवास, मैं तो प्रभु श्री राम जैसे लंबा वनवास भी नहीं बोल रहा हूं, 3 साल का वनवास आपको लेना है। ये चाहे सराफा हो इंदौर का प्रसिद्ध, या 56 दुकान हो, या फिर कोई चाट चौपाटी लगी हो, जहां से आप घर से, हॉस्टल से लेकर कोचिंग तक, आप जब इंदौर में उत्कर्ष में आएंगे ना, तो जब कोचिंग से घर जाएंगे, घर से इंदौर आएंगे, तो अपने आप आपको इनकी सुगंध अपनी ओर खींचेगी। पर याद रखिएगा, अभी इन्हें नहीं खाना है। 3 साल का आपका सब कुछ त्याग दिया है आपने, तो इनसे ललायत मत होइएगा। ये रोड में बिकने वाले सामान जो फास्ट फूड है, इसमें तेल, मिर्च, मसाला आपको नहीं पता कि किस तरह का लिया गया है। और पर यदि आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे तो आपको याद रखिएगा, आपको इसकी लत लग जाएगी, और स्वास्थ्य की समस्या होगी, अध्ययन की समस्या होगी। और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो वापस घर जाते हैं इन्हीं चक्करों में। अच्छा पानी नहीं लेने से, याद रखिएगा, इंदौर में आके पानी बहुत अच्छा होना चाहिए, मिनरल वाटर का यूज कीजिएगा। नहीं तो हमने इतने, मेरा ये 12वां वर्ष है पढ़ाने का, तो मैं बता रहा हूं आपको कि यहां अधिकांश विद्यार्थी खाने पीने और पानी के चक्कर में वापस चले जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा मत खाइएगा। जो भी अनहेल्दी फूड है उन्हें छोड़िए, क्योंकि यही आपको यहां आकर पीलिया, टाइफाइड है, फूड का इन्फेक्शन हो गया है, कोई घातक बीमारी हो सकती है, उन्हीं के लिए ये प्रसा सकते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अच्छा खाना खाइए, बहुत अच्छा खाना खाइए। जिनको खाने की आपकी इच्छा नहीं होती ना, वही खाना अच्छा होता है। याद रखिएगा, दवाइयां खाने में कभी अच्छी नहीं लगती, पर दवाइयां खाने से ही सेहत ठीक होती है ना। तो दवाई खाने की नौबत ही ना आए, इसके लिए पोषक आहार लीजिएगा। स्प्राउट्स को लीजिए, फ्रूट्स को खाइए, दूध को पीजिए, ग्रीन टी को पीजिए, कोई ड्राई फ्रूट्स है उसको खाइए, जिससे आपका मस्तिष्क तेज होगा। और यदि मस्तिष्क ने आपका साथ दिया ना, तो सब कुछ यहां सही होने वाला है। मैम, खाने पीने की बात हो गई, रहने की बात हो गई, अब दिमाग को तेज कैसे करें, शरीर को, बॉडी को एक्टिव कैसे रहें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, तो खाने के साथ साथ, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होते कि हमारे शरीर का ध्यान रखें। शरीर का ध्यान हमें खुद से रखना पड़ेगा। और शुरुआत में तो लगेगा कि हम बड़े स्वस्थ हैं, हम बड़े हेल्दी हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि आप खुद हार मान जाओगे, और जैसा कि सर ने बताया, आपको वापस लौटना पड़ सकता है। इसीलिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो, और साथ ही साथ योगा करो, मेडिटेशन करो। और क्योंकि इंदौर में बहुत सारे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आपको मिलेंगे,
आपको अपने ध्यान केंद्रण की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है, तभी आप प्रिपरेशन कर पाओगे, क्योंकि आपको 2 साल का वनवास काटना है, 2 साल का वक्त बिताना है। इसीलिए आप ध्यान जरूर करें, योग जरूर करें, सूर्य नमस्कार कर ले, जिसमें भी आप सुटेबल हो। अगर आप पूरे दिन पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, अगर आप पूरे दिन जो है ऐसा हम नहीं कहते कि आप बिल्कुल भी मनोरंजन ना करें, मनोरंजन भी जरूरी है अपने जीवन में, कभी कभार चलता है, तो अपने शरीर के लिए भी आप दिन में नहीं आधा घंटा तो कम से कम 15 मिनट का समय तो दे सकते हैं ना। योगा कर लीजिए, है ना, थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लीजिए। तो आप इन बातों का जरूर ख्याल रखिएगा कि अभी शुरुआत में 1-2 महीने तो कुछ नहीं होगा, 1-2 महीने के बाद आपको लगेगा कि अब आपका शरीर उस लेवल पर काम नहीं कर रहा, अब आपका जो ध्यान है उस लेवल पर जो है केंद्रित नहीं हो रहा है जिस लेवल पर पहले हुआ करता था। क्योंकि घर में खान पान अच्छा होता है, हम लड़ झगड़ के जरूर बाहर से खाकर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में हमें खाना अच्छा मिलता है, यहाँ पर हमें मेस का खाना पड़ता है। इसीलिए अतरंगी भोजन को त्यागना है, हेल्दी फूड लेना है, और साथ ही साथ योगा मेडिटेशन पर भी हमें यहाँ पर फोकस करना है। चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और छात्रों के लिए जो है कुछ सुझाव देना चाहेंगे। जी बिल्कुल सर। छात्रों के लिए बहुत सारे सुझाव हैं, याद रखिएगा, विश्वास खुद पे कीजिएगा, क्योंकि आप ही हैं वो जो सफल होने के लिए यहाँ आए हैं, और आपने वो सपना देखा, और अब मैम वो सपने को हकीकत करने के लिए विद्यार्थियों ने अब भावी अधिकारियों का टैग भी ले लिया है, क्योंकि उन्होंने पहला कदम इसी से लगा दिया कि उन्होंने उत्कर्ष ऐप में जाकर ये वेबिनार को ले लिया है। तो कदम जब बढ़ा लिया ना, तो अब इस कदम को पीछे नहीं ले जाना है, अब इसे पीछे नहीं करना है, अपने जीवन को सुनिश्चित करना है। और याद रखिएगा, आपके सिलेक्शन से केवल आपका भविष्य नहीं सुधरता है, आपकी पूर्व जो जनरेशन है और आपकी जो आने वाली जनरेशन है ना, दोनों का जीवन इसमें पूर्ण रूप से सुधरता हुआ नजर भी आता है। अब मैम, क्या ये विद्यार्थियों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, कई लोगों के बात में आती है कि क्या इंदौर आकर ही एमपीपीएससी निकलेगा, क्या ये बात बिल्कुल सही है? नहीं सर, बिल्कुल ये बात सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि इंदौर आकर ही निकलेगा। आजकल भाई ऑनलाइन का जमाना है, और बहुत सारे स्टूडेंट सर ऐसे हैं जो जिन्होंने 2022 के रिजल्ट में मैंने देखा कि ऑनलाइन पढ़कर उन्होंने सिलेक्शन लिया है, 20 में 21 में उन्होंने ऑनलाइन पढ़कर सिलेक्शन लिया है। अगर आप नहीं आ सकते इंदौर किसी भी कारण से, आप घर बैठे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए उत्कर्ष की, उत्कर्ष में चाहे प्रीलिम्स की बात करें, चाहे मेंस की बात करें, चाहे फाउंडेशन कोर्स की बात करें, हर एक कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो उत्कर्ष पर भी भरोसा दिखा सकते हो। बिल्कुल सही कहा मैम, उत्कर्ष का ये 22 सालों का जो भरोसा है ना, ये विद्यार्थियों को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, विद्यार्थियों के लिए खास बनाता है, क्योंकि ऐसी अधिकांश कोचिंगें हैं जो या तो ऑफलाइन है या तो ऑनलाइन है, पर उत्कर्ष वो संस्था है जो, यदि आप इंदौर आते हैं, आपने इंदौर से तैयारी की उत्कर्ष के साथ, आप आए थे पर किसी कारण से आपको घर जाना पड़ गया, तब क्या, आपकी तो छूट गई क्लास। यदि छूटेगी क्लास यदि आप दूसरी किसी संस्था में चले जाते हैं तो, बट यदि आप इंदौर में हैं, उत्कर्ष में हैं, उत्कर्ष के यदि आप भागी बन गए, सहभागी बन गए, और यदि आप ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं और यदि किसी कारण से आप घर चले गए, तो आपके पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी है। ऑफलाइन तो है ही, आप इंदौर में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आप घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ये चीज आपके लिए विशेष बनाता है, ये है उत्कर्ष, और ये आपको उत्कृष्ट बनाएगा, और यही ऑफलाइन क्लास से भी संभव है। बिल्कुल सर। तो मैं कुछ यहाँ पर लाइन बच्चों को बोलना चाहूंगी कि आप आधुनिक अर्जुन हैं, आपको आपके लक्ष्य से कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता, और आपके सारथी की भूमिका में उत्कर्ष क्लासेस हमेशा से तत्पर है, वो भी 22 सालों के भरोसे के साथ। बिल्कुल मैं सही कहा मैम कि जितने साल की मिनिमम एज एमपीपीएससी में चाहिए ना, उतने से अधिक साल का तो हमारे साथ एमपीपीएससी उत्कर्ष और उत्कर्ष क्लास दिखाई देती है। तो अनुभव सबसे अधिक मैटर करता है। तो क्या करें और क्या ना करें, मैम क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस पर तो हमने बहुत लंबा अपना डिस्कशन कर लिया, कहीं ना कहीं क्या नहीं करें इस पर भी डिस्कशन कर लिया। याद रखिएगा, मात्र 2 साल में आपको वनवास रूपी पूर्णतः एमपीपीएससी के अध्ययन को देना है। ये सभी मोह माया जो बंधन है, जो चकाचौंध है, इन सबको छोड़कर आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है और 2 साल का वक्त काटना है, और एमपीपीएससी क्रैक करके न केवल क्रैक करना है बल्कि रैंक के साथ क्रैक करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा कि ये 2 सालों के लिए तो आपने देख लिया, पर जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में है, याद रखिएगा वो 3 साल। जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होगा, यहां पर एक तरफ से जॉब भी दूसरी हाथ से उनको मिलने वाली है, तो आप ही के लिए ये विशेष है। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण समय। मैम, बच्चों को ये क्या दे रहे हैं हम? एक चांस दे रहे हैं, और चांस से ही इनकी जीवन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो याद रखिएगा यही वो लोगो है, याद रखिएगा यही वो लोगो है जो अब आपके वॉलपेपर में, अब आपकी कॉपी में, अब आपके मन मस्तिष्क में सभी चीजें यही होना चाहिए। इसे कहते हैं एमपीपीएससी। तो यही चीज है जो आपको बस और बस आपके लिए बनी हुई है। उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे मैम, जो विद्यार्थी अब इसे बार बार सुन रहे हैं? आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं, हर एक कमेंट को हम लास्ट में जरूर लेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना कि मैंने कमेंट कर दिया था सर, वो मैम ने अभी तक देखा नहीं है। आपके हर कमेंट को हम उत्तर देंगे, पर अभी आप जुड़िए और आपके जो जो क्वेश्चन है, जो आप इतना समय आपने दिया है, आपने इसे इन्वेस्ट किया है, याद रखिए इन्वेस्ट जो किया है, इसमें जाते जाते आप अपने क्वेश्चन भी रख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी आपके कमेंट्स लेने से पहले कि बच्चों के मन में सर ये भावना होती कि मैं नहीं कर सकता। भाई, एक इंसान के लिए ये एमपीपीएससी जैसा एग्जाम बना है और इंसान ही कर सकता है। तो सबसे पहले इस भावना को त्यागो कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, इस भावना को जगाना है। चूंकि जो एमपीपीएससी रूपी महाभारत लड़ने से पहले ही ना कह दे, अर्थात हार मान ले, तो ऐसा व्यक्ति अधिकारी तो नहीं बन सकता। ये कटु सत्य है। क्या बात कही है मैम कि जो ना कहना सीख ले। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको एक ही चीज कहनी है, वो है हाँ, मैं ही हूं, मैं ही करके दिखाऊंगा। और बार बार हम आपके सामने ये लोगो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अब आपने आगे कदम बढ़ा दिया है, और ये कदम चूंकि आपने आगे बढ़ा दिया है तो ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण ये समय आपको दिखाई भी देता है। बिल्कुल सर। और क्या कहना चाहेंगी मैम इनके लिए, विद्यार्थियों के लिए? मैं आप सभी को अंत में, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी लेने हैं तो कमेंट्स पर भी आएंगे, आप जितना अपने आप को समय दोगे आप उतने मजबूत होगे, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर 2 और 3 साल का समय मांगा है, आप सभी के लिए मांगा है। सही कहा मैम, मैं भी कुछ कह देता हूँ विद्यार्थियों के लिए जाते जाती है। भाई, अब छोड़ो विचार विमर्श, चूंकि अब तो आप आगे बढ़ गए हो, तो छोड़ो अब विचार विमर्श, तुरंत ज्वाइन करो ये उत्कर्ष, चूंकि सवारने हर विद्यार्थी का कल। जी हां, छोड़ो अब विचार विमर्श, तुरंत ज्वाइन करो अब उत्कर्ष, चूंकि हर विद्यार्थी का सवारने कल। उत्कर्ष ने 22 सालों से लिया है ये दृढ़ संकल्प, तो ज्वाइन जरूर कीजिए और अब आप शुरू इसको जरूर कर दीजिए। बिल्कुल, क्या बात है सर, बहुत ही शानदार लाइन थी आपकी। जी मैम, अब शुरू करते हैं मैम। जितने विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं एक तरफ से उठाते हैं। सबसे पहला कमेंट यहीं से लेते हैं मैम, मानसी का कमेंट है। सर, माँ अहिल्या बैच के बारे में बता दो, जो 10 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, उसमें मेंस का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल मैम, माँ अहिल्या बैच के बारे में बात कही गई, तो माँ अहिल्या बैच मेंस को टारगेट करता है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो होने वाला है। और याद रखिएगा ये बैच जो है ना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इसी बार एमपीपीएससी मेंस देना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए प्रॉपर टारगेट करके पूरे मेंस के सिलेबस को टारगेट करता है। ये स्पेसिफिक व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आप अपने व्यक्तिगत क्वेश्चन रख सकते हैं। तो बिल्कुल 100% उत्कर्ष के 22 सालों के भरोसे से मैं कहता हूं आपका ये पूरा सिलेबस होगा, बस आप तल्लीनता के साथ इसमें लग जरूर जाइएगा। बिल्कुल। शिवानी का सर कमेंट आ रहा है कि मैम मेरा एमपीपीएससी अटेम्प्ट 2028 में है, बट मेरी आंसर राइटिंग नहीं हो पाती। सर देखिए, मतलब कितना ज्यादा जुनून है बच्चों के अंदर। बिल्कुल सही बात है। 2028 में एग्जाम देना है आपको और आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी तरफ से गुड विशेष है, वेल विशेष है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, और जरूर करेंगे। आप देख के आप इस बात को कहीं ना कहीं नोट करिएगा, बशर्ते आपको मेहनत भी उसी हिसाब की करनी पड़ेगी। तो जहां तक आपका कहना है आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, तो पहले तो आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो उस पर भी फोकस करो, साथ ही साथ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, अपना फाउंडेशन तैयार करो, और फाउंडेशन तैयार करने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग करते जाओ। जब आपका लास्ट ईयर होगा, है ना, जो लास्ट जो सेमेस्टर होगा या लास्ट जो साल होगा, उसमें आप अपनी स्पीड थोड़ा तेज कर देना, तो आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। मैम, मैं तो शिवानी, उसके माँ बाप और उनके सभी टीचरों को नमन करता हूं जिन्होंने इस बच्ची को
अभी से इस योग्य बना बिल्कुल दिया सर। कि ये अभी से तैयारी कर रही है। बिल्कुल। 2028 में देना, अभी 2025 की 25 शुरुआत है, है। पर वो शिवानी तैयारी को रेडी है। ये होता है जुनून। ये है जुनून और उत्कर्ष का ये 22 सालों का जो भरोसा है ना बिल्कुल मैम, सर। ऐसे ही विद्यार्थियों को, भावी अधिकारियों को अधिकारी बनाने में लगातार लगा रहता है। लेकिन मैम रेंजर की पोस्ट इस बार नहीं है। हाँ, अभी वन सेवा की, फॉरेस्ट सर्विसेज की पोस्ट नहीं आई है। मे भी देखते हैं, शायद अभी तो आने के चांसेस नहीं है 2025 में। मैम दुष्यंत ने जो कहा, मैं उसका भी एक उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ। कई विद्यार्थियों के मन में आता है कि सर इतनी सी तो पोस्ट आई है, 50 हाँ। पोस्ट आई, 100 पोस्ट आई, सर इसमें क्या होगा? पर मैम क्या कहना चाहेंगे, विद्यार्थियों के सिलेक्शन में कितनी पोस्टें लगती हैं? एक चाहिए, पोस्ट- 2 चाहिए, 5 चाहिए, कितनी चाहिए? एक पोस्ट चाहिए आपको। एक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको ये सोचना ही नहीं है। अगर सोचने लग गए ना तो 1.5 लाख समथिंग अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करते हैं। अगर 1.5 लाख अभ्यर्थी ये सोचने लग जाए तो कंपटीशन में कोई उतरेगा ही नहीं। और सोचो जिनका सिलेक्शन होता है, उन्होंने फर्स्ट डे ये सोच लिया होता तो तैयारी के लिए क्यों आगे आते, क्यों डीसी बनते? जरा सोचना आप। तो याद रखिएगा, वो एक ही पोस्ट है। यदि एक पोस्ट भी है ना, और यदि आपने वो फॉर्म भर दिया, इससे पता चलता है मैम कि इनकी तैयारी उतनी अच्छी है। तो बिल्कुल तैयारी जब अच्छी नहीं होती ना, तब हम जाते हैं और अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए बताते हैं कि पोस्ट कम आई है, क्या करेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। वहीं पर जो विद्यार्थी बहुत अच्छी तैयारी करता है ना, वो कहता है अरे एक पोस्ट है यार, ये तो मेरी पोस्ट है, चलो फॉर्म भर देते हैं। वो बिल्कुल पहले सर। कदम में जाके फॉर्म भर देता है। हाँ। तो दुष्यंत, इस रास्ते में चलो, एक बार इस तरह से तैयारी करो, क्योंकि तैयारी में कहीं कमी रह गई है, उस चीज को हम सुधारते हैं और सुधार के ही सफलता अर्जित की जा सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी आंसर राइटिंग बहुत वीक है। शिवानी का ही कमेंट है। अभी आपकी शुरुआत है, हो जाएगा, प्रैक्टिस से ही होता है। आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। बाकी उत्कर्ष है, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों में उत्कर्ष हमेशा आपके साथ है। और हमने बताया भी कि उत्कर्ष में केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया जाता, आंसर राइटिंग के साथ साथ आपकी कमियां भी बताई जाती है। तो अगर आपको सीखना है तो उत्कर्ष पर भरोसा करना पड़ेगा। और मैम शिवानी के लिए और इन जैसे तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं बताना भी चाहता हूं कि उत्कर्ष में आप उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, सुबह 6 बजे ना, कुमार गौरव सर, वैसे नाम में ही सब कुछ सार छुपा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, पर कुमार गौरव सर ना डेली 365 दिन आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, पूरे डायमेंशन को ओपन कर देते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी करने की सोच रहे हैं ना, आज से ही उत्कर्ष क्लास के यूट्यूब चैनल पे जाके करंट अफेयर शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर चाहते हैं तो मैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी आप पढ़ाते हैं, अवनीश सर यहां पर पढ़ाते हैं, यहां सौरभ यादव सर एमपी के बारे में पढ़ाते हैं, तो एमपी भी जोड़ते जाइए, करंट वर्ल्ड की करंट्स को भी यहां पर जोड़ते जाइए। तो देखिएगा ये चीजें आपके लिए धीरे धीरे और भी बेस्ट होने वाली है। मैंने अभी शुरू किया है, मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में हूँ। लास्ट ईयर तक तैयारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और लास्ट ईयर के जस्ट बाद आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर में भी आप जो है अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? मैम बीए में है अभी विद्यार्थी, हाँ। सेकेंड ईयर में, और अभी से तैयारी इतनी कर रहे हैं, बिल्कुल बताइए, सर। इतनी महत्वपूर्ण बातें यहां पर रखते हुए रोहित नजर आते हैं। तो अधिकारी रोहित, आपसे यही कहना चाहेंगे, आप तो बस चलते रहो, ध्यान रखिएगा वो नेविगेशन, वो मैप बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद करते चलो, मेहनत करते चलो, क्योंकि मेहनत ही, हमारे पास और कुछ है ही नहीं, हमारे पास एक ही चीज है, वो है मेहनत करना। तो मेहनत आप करते चलो, हम आपका हर कदम पे साथ देंगे, क्योंकि उत्कर्ष है जो आपको उत्कृष्ट बनाने के लिए तैयार हमेशा खड़ा रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला कमेंट है ध्रुव का। मैम ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि पढ़ते पढ़ते हुए 3-3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि कुछ दिमाग में गया ही नहीं। वो आपको ऐसा लगता है? चीजों को समझ के पढ़िए, रटने की कोशिश, जो रटने वाली चीजें वो अपने आप रट लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो रट लोगे। टेक्निक होती है कई लोगों की अलग अलग पढ़ने की। सर आप उस टेक्निक पर बच्चों को बता दीजिए कि पढ़ने की, याद रखने की लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे आयाम हैं, उनमें से पहला आयाम जो अधिकांश विद्यार्थियों को हम रिकमेंड करते हैं कि जब पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो केवल कहानी के जैसे पढ़ लो, बस पढ़ लो, ना लाइन लगानी है, ना मार्क करना, कुछ भी मत करो। पहली बार में क्या करो, केवल पढ़ लो कि लिखा क्या है। जब एक बार कंप्लीट हो जाए ना, दूसरी बार में पेंसिल उठाइए और पेंसिल उठा के एक बार रिमार्क कीजिए कि अब बताओ कि अब इसमें क्या अच्छा लग रहा है। तो ये दूसरी बार हो गया। उसके बाद भी लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं या भूल रही हूं, तो
अब पेन उठाइए, अब हाइलाइटर उठाइए और हाइलाइटर से जो मेन फैक्ट है ना उसे हाईलाइट करके अपनी कॉपी में, जो शॉर्ट समरी वाली कॉपी है ना, उसमें नोट कर दो। मैं आपसे वादा गारंटी देता हूं कि इसके बाद मैम कभी बच्चे भूलेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जितने बार आप लिखोगे ना, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप उतने आगे चलते जाएंगे। बिल्कुल सर। मेरे कमेंट का आंसर जरूर देना प्लीज। सर आपके लिए कमेंट है जी। आज लेना है मुझे बैच, नहीं तो फिर कल ऑफर खत्म हो जाएगा। क्या कमेंट है इनका? चलिए बिल्कुल। अच्छा, मानसी अच्छा। का जो कमेंट था, ठीक है मानसी, आप बिल्कुल 100% आप इस कमेंट को हमने आपका लिया है। और भी जो कमेंट है आप नीचे लिखते जाइएगा, हर एक कमेंट को वादा है, उत्कर्ष का यह वादा कभी अधूरा नहीं रहता। आप तो बताते जाइए, आपके जितने भी समस्या है ना समाधान करने के लिए, ये तो हम दो खड़े हैं। ऐसी यहां इतनी बड़ी टीम है ना कि पूरे कैमरे में भी नहीं आएगी, इतने सारे विद्वान शिक्षक आपके साथ है। और ये तो केवल सामने दिखने वाले शिक्षक हैं, इसके अलावा आपके पास प्रबंधन उत्कर्ष का बेस्ट प्रबंधन आपको मिलेगा। यहां कंटेंट टीम आपके लिए डेडिकेटेड नजर आएगी, जो प्री के लिए, आपके लिए मेंस के लिए अलग मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अलग मिलेगी। इसके अलावा मैम केवल टीम नहीं मिलेगी, जो सिलेक्ट हो गए अधिकारी है ना, वो भी आकर विद्यार्थियों को मेंटर करते हैं। ये उत्कर्ष की विशेषता है, ये उत्कर्ष को उत्कृष्ट बनाता है। और उत्कृष्ट बनाने में ना आप जैसे विद्यार्थियों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी नजर आता है। बिल्कुल सर। सर और मैम 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम है 2026 फाउंडेशन बैच में। बिल्कुल, आप तो आइए, आप तैयारी कीजिए। जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहां गलतियां हो रही हैं, कहां समस्याएं आ रही हैं। मैम लाइब्रेरी की सुविधा विद्यार्थियों को अतिरिक्त हम देते हैं, आपको डाउट क्लियरेशन की क्लास देते हैं, आपको एक पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है, समस्या है, तो आप जो आंसर लिखोगे ना, उस आंसर में जो रिमार्क लिखे होंगे, आखिरकार ये रिमार्क लिखे हैं तो लिखे क्यों हैं? कोई भी नहीं लिख देगा। यहां पर कम से कम 2 बार 3 बार इंटरव्यू मेंस लिखा जो भावी अधिकारी है ना, या फिर जो ऐसे विद्यार्थी जो अब तैयारी नहीं करते, अब उनका सिलेक्शन हो गया, ये वो अब केवल इसी काम में लगे, वो विद्यार्थी या वो व्यक्ति यहां पर कॉपी चेक करते हैं। कम से कम 2 से 3 इंटरव्यू दिया होगा या 2 से 3 मेंस दिया होगा ना, तभी वो व्यक्ति आपकी कॉपी चेक कर सकता है। ये है मिनिमम क्राइटेरिया। बिल्कुल सर। और अनुभव चाहिए वो अतिरिक्त। तो ये चीजें उत्कर्ष में है जो आपकी सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। मैम आपकी हेल्थ ऑल गुड है ना? आपकी क्लास रेगुलर रहेगी ना? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि क्लासेस हमारी रेगुलर रहें। प्री और मेन साथ में पढ़े कि क्या करना चाहिए? हाँ, साथ में पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है 1-2 सालों का, तो बिल्कुल साथ में पढ़िए। रोहित जी, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि एमपीपीएससी का चाहे प्री का सिलेबस हो या मेंस का सिलेबस हो, अब बिल्कुल सिमिलर सा नजर आता है। अर्थात इंटीग्रेटेड तैयारी जब आप करेंगे ना, तो प्री भी वही नजर आता है, मेंस भी वही नजर आता है। अच्छी राइटिंग स्किल होगी, अच्छे फैक्ट आपके पास होंगे, तो आपका मेंस लिखना हो जाएगा। फैक्ट का जानकारी याद है तो वो आपको प्रीलिम्स बनकर नजर आते हैं। कोर्स ड्यूरेशन क्या है? किस कोर्स की बात कर रहे हैं आदर्श आप? चलिए, आदर्श का जो कोर्स है बिल्कुल हम लेते चलेंगे, और भी आगे का देख लेते हैं मैम। सर जी, पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद नहीं रहता, क्या करे? लिखने की प्रैक्टिस कैसे करें? एकलव्य 4.0 से जुड़े हुए हमारे साथ रोहित हैं। तो रोहित, आपको क्या करना, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको समझाया जाता है, आपको लिखाया जाता है। आप तो उन विद्यार्थियों में से ना जो आप पहले से जुड़े हुए हैं, तो सोचिए ना, आपके लिए आपको बस एक चीज इसमें ऐड करनी है, वो है आंसर राइटिंग। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप आंसर करते जाइए। आपको बताइए, प्रीलिम के टेस्ट में मिलते हैं, आपको तो मेंस के टेस्ट भी मिलते हैं। आप तो पूर्व विद्यार्थी हैं, जुड़े हुए विद्यार्थी हमसे, आपसे अच्छा कोई और बता नहीं सकता। तो बस यही कीजिए। यदि आपको ये समस्या आ रही है प्रैक्टिस कैसे करें, तो बस आप आंसर राइटिंग बार बार कीजिए। क्योंकि किसी कारण से आप इंदौर नहीं आ पाए, पर आप याद रखिएगा, आपका सपना पूरा होके रहेगा। कोई आपके सपने को रोक नहीं सकता हकीकत बनने से। तो बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट कहा भी गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या माँ अहिल्या के बारे में पूछ रहे हैं? माँ अहिल्या बैच जो है जी, तो माँ अहिल्या जो बैच है वो मेंस मुख्य परीक्षा को डेडिकेट करता है विद्यार्थियों जो केवल इसी बार मेंस देना चाहते हैं, उसके बाद भी मेंस देना चाहते हैं। केवल प्री उनका बहुत अच्छा है, वो सेल्फ स्टडी कर चुके हैं या कहीं पढ़ चुके हैं। अब केवल मेंस आप देना चाहते हैं और मेंस की तैयारी उत्कर्ष के साथ करना चाहते हैं, तो माँ अहिल्या बैच अब आपके साथ आ गया है। इसके अलावा आप उसमें प्री भी पढ़ सकते हैं, आप उसमें मेंस भी पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें।
मैंने सेट भी दिया था, बहुत शानदार गया, लेकिन मेरा पूरा फोकस सिविल की ओर हो चुका है। मेरा सब्जेक्ट बीएससी, इसलिए मैंने पूछा। ओके, दुष्यंत जी का क्वेश्चन हमने ले लिया है सर। बिल्कुल, दुष्यंत जी का क्वेश्चन जो था बिल्कुल सही है। आप दो नाव में मत सवार होइएगा। पहले जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके आपको सपने आते हैं, यदि आपको नेट सेट के सपने आते हैं तो आप उस तरह जाइए जैसे मुझे आते हैं, और यदि आपको लगता है कि आप सिविल की ओर जाएंगे तो आप सिविल की ओर जाइए। तो आपका चयन, आपका रास्ता होना चाहिए। वही महाकौल लोग वाला प्रश्न है मैम, कि आपको गाइडेंस, आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना किस ओर है। यदि आपको पता हो जाए तो सब कुछ आपके हाथों में है। जो लकीरें हैं ना, ये हो तो भी सिलेक्शन होता है और नहीं हो तो भी सिलेक्शन होता है। मेहनत और जुनून होनी चाहिए। ओलंपिक में भी तो देख लिया मैम। थैंक्स सर। मैम का एमपीपीएससी का, मैम अहिल्या बैच का, अच्छा बता दिया सर ने। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल टेंशन ना ले। आप YouTube पे जाइए, वहां पर हमने पूरे, मैम और मैं ही आए थे उस समय, और पूरे डिटेल में अवनीश सर के साथ हम सभी ने मिलकर उस बैचों की डिटेल आपको बताइए। तो चिंता ना करें, उसी का अपग्रेडेड फॉर्म है। जो एकलव्य था उसी का अपग्रेड वर्जन दिखाई भी देता है। कंसिस्टेंट कैसा मेंटेन करे, मेरा फ्लो कुछ महीने बाद वो फ्लो टूट जाता है। तो एटीट्यूड साहब, जो आपका फ्लो टूट रहा है ना, उसके पीछे का कारण ही है कि आपका जो मेंटर है ना, जो आपकी कंटिन्यूटी को रख सकते हैं, वो मेंटर सही नहीं है मैम। क्योंकि यदि हम ऑनलाइन के विद्यार्थी भी होते हैं ना, उन्हें भी यहाँ आंसर राइटिंग करने के लिए क्वेश्चन देके जाते हैं कि भैया ये क्वेश्चन लिखकर चाहिए। जो मेन स्किन की कॉपी होती है ना, जो एकलव्य में, मां अहिल्या बैच में जितने भी विद्यार्थी एनरोल होते हैं, इंदौर नहीं आ पाए, तो उनकी आपके मन में आया भी होगा, प्री तो हो गया, चलो टेस्ट लेंगे, मेंस कैसे चेक होगा? तो भाई मेंस की आपसे पीडीएफ हम मांगते हैं, यहां से चेक करते हैं और चेक करके रिवर्स आपको देते हैं, जिसमें पूरे आपके रिमार्क लिखे होते हैं कि क्या गलत था, क्या सही था, और उसके साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको उपलब्ध करा देते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सारे कमेंट्स हमने ले लिए हैं, एंड होप कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बस अंत में कुछ लाइन कहना चाहूंगी कि लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम को, लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम को थाम नहीं सकती कठिनाई, लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम को थाम नहीं सकती कठिनाई, जीत जाएगा वो जीवन की महाभारत, जीत जाएगा वो जीवन की महाभारत, जिसने अर्जुन सी लगन लगाई। क्या बात है मैम। इसी के साथ सर इस सेशन को अब समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल अंत की ओर ही है। जो भी आपके प्रश्न हो, अभी भी कोई भी प्रश्न हो, तो आप उत्कर्ष के जो कस्टमर केयर नंबर है आपके लिए उपलब्ध है 24/7। आप बिल्कुल इसमें आ सकते हैं। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि सफलता पाई जाती है केवल अभ्यास से। याद रखिएगा, सफलता पाई जाती है केवल अभ्यास से। रिजल्ट वाले दिन तो केवल प्रमाण लिए जाते हैं। याद रखिएगा, यही बहुत महत्वपूर्ण था कि सफलता पाई जाती है केवल अभ्यास से, रिजल्ट वाले दिन तो केवल हम और आप मिलकर लोगों को केवल क्या देंगे? प्रमाण देंगे। तो आज की क्लास का अंत में यहीं पर हम करते हैं। और जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, जरूर आप कस्टमर केयर में बताइए। इंदौर आ सकते हैं तो इंदौर में आइए, या आप कस्टमर केयर में कॉल करके हमसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कॉल में भी बात कर सकते हैं। डेमो भी ले सकते हैं सर। बिल्कुल मैम, डेमो भी ले सकते हैं। बिल्कुल डेमो उपलब्ध है, चाहे आप ऑनलाइन के विद्यार्थी हो या ऑफलाइन के विद्यार्थी हो, सभी चीजों के लिए हमारे पास उपलब्ध है डेमो। तो बस आपको जुड़ जाना है और लगातार क्या करना है? हमारे साथ जुड़कर बस मेहनत की शुरुआत, तैयारी की जो शुरुआत है वो आपको कर देनी है। तो बस ये काम को शुरुआत कर दीजिए और मुलाकात फिर से आप सभी के साथ रेगुलर क्लास में होगी। वादा याद रखिएगा कि कदम तो मैम बढ़ा दिया विद्यार्थियों ने, अब उसे अंतिम रूप देने की बारी नजर आती है। तो आज का अंत हम यहीं पर करते हैं। आप सभी से आज विदा यहीं पर लेते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।